मुझे आती है तो रिएक्ट 10 लोगों को और भी आती होगी, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज एक्सपीरियंस मांगती है, 1 साल 2 साल 3 साल, वही सीनियर जूनियर मिड लेवल जिस तरीके से उनको चाहिए होता है। तो एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि इसको रिएक्ट तो आती है, लेकिन इसने क्या ऐसे एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है कि इसके पास प्रॉब्लम्स आई हुई हैं और इसने सॉल्व की हुई हैं। तो दैट्स व्हाई दे वांट एक्सपीरियंस एक्चुअली। जी, और कोई बताना चाहेगा? सर सर ये क्वेश्चन क्या था, काइंडली रिपीट करेंगे जिसका आपने रिप्लाई किया है? अभी ज्वाइन किया है हमने। मैंने सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि अभी तक किसी ने जो थर्ड क्वार्टर तक हमने पढ़ा है उसको यूज किया या फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो ये पूछ रहा था मैं। सर अभी तक सर क्रिएटिव जिधर भी जाते हैं वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, काइंडली ये तो कुछ बताइए एक्सपीरियंस का क्या करें। ये अभी मैंने 2 मिनट पहले यही बात कही कि जब काम, यार माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। जी सर, मैंने नेक्स्ट जेएस पे मैं जो है कर ना। देता हूँ। और सबको अब म्यूट कर दें। मैंने कर दिया मैडम। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एक्सपीरियंस मांगते हैं ना, यही सवाल है। देखें, इसका हल ये होता है कि आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है। लाइक गेटअप हो गया, आपने रिएक्ट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए, या प्रोजेक्ट पकड़े नहीं है तो आप खुद बना ले। लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना ली, कोई ब्लड बैंक एप्लीकेशंस बना दी। हमारे बूट कैंप्स के 3 या 4 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप वो भी बना के अपने गेटअप के ऊपर रखते हैं ना, तो इससे आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग हो जाती है। कोई कहता है एक्सपीरियंस, तो उसको बोलो कि भाई ये मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, अभी तक फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला हुआ तो वो उस प्रोजेक्ट, मतलब उस गेटअप की पोर्टफोलियो को देखते हुए आपको दे सकता है कि हाँ यार इसने काम किया हुआ है, एटलीस्ट यहाँ पे नहीं किया हुआ। लेट्स से फाइवर या कोई भी आपने जो भी यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो इन चीज़ों की वजह से आपको मिल जाते हैं। और अगर एक प्रोजेक्ट मिल जाए ना, तो उसके बाद फिर लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। सबसे थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग का एक प्रोजेक्ट पकड़ना। एक प्रोजेक्ट यूजुअली लोग ये करते हैं कि जिस तरीके से $10 का प्रोजेक्ट था तो उसको $5 में पकड़ लिया बेट करके ना। तो इससे फ़ायदा ये है कि उसका भी काम हो जाता है और आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी हो जाती है। तो सिर्फ एक काम पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद उसके बिहाफ पे आपके और दूसरे काम आना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइवर पे तो एटलीस्ट ये है, बल्कि मोस्टली और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी यही होता है कि पहला प्रोजेक्ट पकड़ना मुश्किल होता है बस, और कुछ नहीं। और पहला प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए 2 तरीके हैं। आप उसको अपनी पोर्टफोलियो बताते हो कि भाई ये देखें, ये मैंने सारा काम किया हुआ है, और दूसरा थोड़े से रेट कम कर देते हो आप। भले यार वो कह रहा है कि $20, मैं कह रहा हूँ यार $15 में मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से होता है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपने पकड़ के निपटा दिया, वो आपकी वही जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रैंकिंग में आ जाएगा कि हाँ यार ये इससे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवरी कर दिया, और उसके बिहाफ पे फिर आपको और दूसरे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, एक एक सर करके मुझे बोलिए। क्वेश्चन ये पूछना था कि सर जैसे मतलब अभी जॉब मैं अभी कर रहा हूँ करेंटली एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर ना। तो इससे पहले तो मैं अपना गिट जो है मेंटेन रखता था, लेकिन अब ये है कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन वो जाहिर सी बात है कि जो गिट जो मेरा जो अकाउंट जो बना हुआ है वो ऑफिस का ही बना हुआ है। तो अभी काफ़ी टाइम से जो है मेरे गिट पे जो है मैं मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहा। तो इसका कोई आप तरीका बता सकते हैं कि जैसे उसको कैसे मेंटेन साथ रखा जाए, क्योंकि ये काम मैं उधर शेयर नहीं कर सकता ना जहाँ तक, क्योंकि ऑफिस का अलग है और इसका अलग है, आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उसके लिए ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर है ना, वो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो ना, एटलीस्ट वो डालते हो। जैसे ये सर 100, लिंक कह रहे हैं आप या क्या? मतलब लेट से मैं एक पोर्टफोलियो पे काम किसी एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, कौन सी एप्लीकेशन पकड़ ले, चले गूगल की पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैं गूगल की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब डेफिनेटली वो आपके गिटहब के ऊपर तो शो नहीं होगी ना, जी लेकिन अब सामने एग्जैक्टली। वाले को कैसे, हाँ, अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने इस पे काम किया हुआ है? तो आप अपनी प्रोफाइल में लिखोगे कि यार मैंने गूगल पे काम किया हुआ है, ठीक है। अब वॉट एवर फ्रंट एंड हो बैक एंड हो या जो भी हो, आप वो डिफाइन करोगे कि यार मैंने गूगल के प्लेटफॉर्म पे काम किया, ये इसका यूआरएल है, ये मतलब जो भी वेबसाइट है आपकी थर्ड पार्टी XYZ वेबसाइट है, तो और उसके नीचे आप लिख दोगे कि मैंने यहाँ पे ये काम किया हुआ है। खत्म कहानी। सर इसमें ठीक काइंडली है ये सर। बताइएगा आपके लिंक्डइन वगैरह पे हम किस तरह से अपनी सीवी को बनाएं और मेंटेन करें कि जॉब्स के लिए हम जिस तरह रिमोट जॉब्स आती है उसके लिए अप्लाई कर सकें। इसमें हमारी कंफ्यूजन लिंक्डइन। आती है कि हमें आइडिया नहीं होता कि हमारी सीवी वगैरह किस तरह से डिज़ाइन हो, जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिज़ाइन होती है वो थोड़ा बता दें। यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो हम लोग डिज़ाइनिंग देखते ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बहुत सी दफ़ा बहुत सादी सीवी भी काम में आ जाती है और बहुत सी जगह बहुत अट्रैक्टिव बनी हुई होती है लेकिन वो किसी काम की नहीं होती। तो ये अब मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट एक है ज़रूर कि थोड़ा सा सीवी का पैटर्न अच्छा होना चाहिए वो, लेकिन मैंने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी अगर सीवी दिखाऊंगा मैं आपको तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेफ्ट और राइट जो सिंपल सा चल रहा होता है वही है, कुछ भी नहीं है, कोई शशके नहीं डाले हुए जैसे हम कहते हैं आम जबान के अंदर। तो असल चीज़ जो होती है ना वो आपका काम बताती है। सीवी आप जितनी भी अच्छी बना लो, अब उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस कम होगा तो वो सीवी की वैसे ही वर्थ नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो अगर आप सोचते हैं कि सीवी का पैटर्न डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा हो, इससे इम्पैक्ट पड़ता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ और मेरे साथ हमारे यहाँ जो एचआर टीम है पूरी वो देख रही होती सारी चीज़ें, तो मैंने आज तक उनसे कभी नहीं सुना कि यार हमने इस वजह से इसको नहीं देखा कि इसकी सीवी ऐसी। जो भी सीवी आती है हम पढ़ते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, खत्म कहानी। हमने आज तक उसका फॉर्मेट भी नहीं देखा कि उसने किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से नहीं। ये सिर्फ एक मेंटल गेम बनाई हुई है लोगों ने, मुझे नहीं पता कि क्यों बनाई हुई है, क्या इसका रीज़न है, या इससे कोई खास इम्पैक्ट भी पड़ता है या नहीं, बट मुझे नहीं लगता। अगर होगा भी तो समझ ले कि 10 कंपनीज के अंदर एक कंपनी या 2 कंपनी ऐसी होगी जो इन चीज़ों को देख रही होगी, लेकिन 8 कंपनी इस तरह नहीं देखती लोगों। सर मैंने ना डिज़ाइनर वगैरह होते हैं उनका मोस्टली डिज़ाइन देखा जाता है, क्योंकि उनका काम फिर पता चल रहा होता है सीवी पे ही ना, तो हो सकता है क्योंकि मेरा डिज़ाइनर से दूर दूर तक अभी तक आज तक वास्ता नहीं पड़ा, तो आई एम नॉट श्योर। सर दूसरी बात ये है कि सर जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं कि जॉब पे, तो 2 प्रॉब्लम और आ रही होती हैं। एक तो ये कि सर वो हम जो टेक्स्ट तक पढ़ा होता है उससे वो हट जाता है, मतलब नई चीज़ें और आ जाती हैं। दूसरी चीज़ सर ये आती है कि बाज़ का सर प्रोजेक्ट हमने डाले होते हैं तो वो हमारे से डाटा साइंस के मतलब डाटा साइंस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी ये एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, इसे उल्टा करके दिखाएं। सर इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? मतलब इंटरव्यू हम रिएक्ट का देने बैठे हुए हैं तो हमारे कहने दिए देखें जी पैरामीटर्स है, इसको बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, फिर लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे। हाँ, तब तो सर कैसे? ऐसा होता है कि एल्गोरिथम के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं समझ गया। ये ज़्यादातर बात होती है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो फिर वो कोई थर्ड पार्टी वो आपको दे देता है प्लेटफॉर्म के, भाई इधर टेस्ट तो पहले, यही ऐसा ही सीन है ना। जी सर ऐसे ही है। हाँ, सर तो ऐसा भी ये हुआ और एक दफ़ा तो मतलब एचआर ने कहा जी आपका टेक्निकल इंटरव्यू का उनकी कंपनी का ही बंदा था वो, मतलब उन्होंने कुछ थर्ड पार्टी था हायर किया, उनकी कंपनी का जो भी डेवलपर था जो भी, तो हाँ। वो आके सवाल कर रहा था। यार ये एक्चुअली होता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली जो डेवलपर्स को वो लोग हायर करना चाह रहे हैं ना, वो देखना चाहते हैं कि उसकी एल्गोरिथम बिल्डिंग कैसी है। ठीक है, असल में गेम ये जो आप पूछ रहे हैं ना, डेटा साइंस या डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये एल्गोरिथम समझना है। तो सारा गेम इसका यही होता है कि जैसे आपने पहले ऐसे आने भी कुछ हो गया कि क्या बोलते हैं, ये तो एक्सपीरियंस से होता है कि बंदा के जब एक कोड लिख देता है तो बड़ा होता है तो कोड को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अप्लाई करता है तो उसके जो बेसिक जो कोड होता है उसको शॉर्ट कर देता है या कोड को इजीली स्ट्रक्चर कर देता है। तो ये तो स्कूल में ही पूछ रहे होते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर बाइनरी ये सॉर्टिंग करना, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एक रैंक पे दिए हुए होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए असल में होता है क्या, मैं बताता हूँ। अगर आप गौर से देखें ना, हम जिस एक मिनट, अगर आप गौर से देखें तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं ना, तो ज़रा गौर से सोचिएगा, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अभी तक आपने भी काम की हुई हो, तो हम मोस्टली काम करते हैं CRUD ऑपरेशंस का। डेटा को ऐड करवाते हैं, गेट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। अब वो दिखाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, व्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आप मोस्टली काम देखें तो क्या हम यही काम कर रहे होते हैं? इसके अलावा हम कुछ करते हैं? यही होता है ना, डेटा एरे में से एक इंडेक्स माइनस किया, जी सर बिल्कुल, जी सर। अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं तो वो उनके यहाँ ये CRUD ऑपरेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते हैं, लेकिन उनका पीछे जो चल रहा होता है ना वो ज़्यादातर एल्गोरिथम से चल रहा होता है। अभी मुझे एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, उसको किसी ने टेस्ट दिया था, टेस्ट बहुत अच्छा था, अगर आप लोग सोचिएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। था कुछ ऐसा कि उसके पास एक एरे होती है, उस एरे के अंदर मौजूद होता है, मैं दिखाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ? जी सर करें। अच्छा।
कार है भाई इधर माइक पहले बहुत शोर आ रहा है। कार है, अब एक कार है जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है 4 की, एक कार है जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है 2 की, एक कार है जिसमें 3 की, एक कार है जिसमें 7 की। ठीक है, ये सीटिंग कैपेसिटीज़ हैं। और यहाँ पे आपके पास पैसेंजर्स हैं। पैसेंजर में वो कह रहा है पहली गाड़ी के अंदर हमारे पास 2 पैसेंजर मौजूद हैं, दूसरी गाड़ी में 1 मौजूद है, तीसरी गाड़ी में 3 मौजूद हैं और चौथी गाड़ी में लेट से 4 मौजूद है। अब चलेंगे, सिंपल सी बात है ना। मैं कहता हूँ कि यार इसको आपको ऑप्टिमाइज करके ऐसा करना है कि आप अपनी गाड़ियों के पूल फुल कर सकें किसी भी तरीके से। ठीक है, ये एक सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोग सोचिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सवाल समझ में आ गया? ये गाड़ी है, गाड़ियों की एयर है, जिसमें पहली गाड़ी में 4 बंदे बैठ सकते हैं, दूसरी गाड़ी में 2 बंदे, तीसरी गाड़ी में 3 बंदे, चौथी गाड़ी में 7 बंदे। ये पैसेंजर्स हैं 2 1 3 4। अब इसको हमें किसी तरीके से सॉर्टिंग करके तरीके से ना इनके अंदर बिठाना है। आप ये समझ लें आप एक गाड़ियों का पूल चला रहे हैं। ऊबर आपके पास गाड़ी है और ऊबर गाड़ी कहती है कि यार मेरे पास अभी 4 पैसेंजर आए, तो जैसे ही 4 पैसेंजर आए पहली गाड़ी में 4 पैसेंजर की जगह है। समझ रहे हो बात मेरी? सवाल समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। बस ये सिंपल सा है। ठीक है, अब इसमें वही अगर यही सवाल आते हैं इस टाइप के ना, तो अब ये इसमें भी एक एल्गोरिथम वाला काम है। इसमें सोचना है कि नहीं आपको समझ में करना आ है। रहा था। सवाल क्या था? सवाल ये है कि ये आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियों में से पहली गाड़ी के अंदर कैपेसिटी 4 की है, दूसरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो, आ रही है सर आ रही है आवाज। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके, तो ये कार्स हैं आपके पास। ठीक है, और कार्स बता रही है कि पहली कार के अंदर आपके पास 4 पैसेंजर्स की सीट है, दूसरी कार के अंदर 2 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, तीसरी कार के अंदर 3 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और चौथी कार के अंदर 7 पैसेंजर्स की कैपेसिटी। और ये आपके पास पैसेंजर्स मौजूद है। कह रहे हैं पहली गाड़ी के अंदर मेरे पास 2 मौजूद हैं, दूसरी गाड़ी के अंदर मेरे पास 1 मौजूद है, तीसरी गाड़ी के अंदर मेरे पास 3 पैसेंजर मौजूद हैं और चौथी गाड़ी के अंदर मेरे पास 4 पैसेंजर मौजूद है। ठीक है, तो इसका ऑप्टिमाइज करना है कि अगर जिस तरीके से पहली गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठ सकते हैं, तो अभी पहली गाड़ी में कितने बैठे हुए हैं? 2 बैठे हैं। 2 बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, कितने ऐड करने हैं इसके अंदर? 2। यस डेफिनेटली। अब जैसे इसमें 2 की कैपेसिटी है, इसमें कितना है अभी? 1। तो आपको इसी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना है कि भाई जितने आप अभी आप सोचो कि इसमें से 2 हैं तो यहाँ से एक बंदा उठा दिया तो ये 3 हो गए, एक यहाँ पे जा सकता है। फिर भी अभी एक पैसेंजर की कैपेसिटी है तो आपने 3 में से 1 निकाला, इसको भी यहाँ बैठा दिया, तो अब 4 बंदे आ गए इधर। सर एक लूप चलेगा और एरेस की जो इंडेक्सेस हमको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद जिसकी इंडेक्स में वैल्यू कम होगी बस ठीक है, मैं कहता हूँ यही तो काम है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा काम कीजिएगा, ये इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। सर इसका फ्रंट एंड से क्या ताल्लुक है? ऐसी लॉजिक्स का सर नहीं, क्यों ताल्लुक नहीं, आप मुझे बताए ना। अगर मैं कोई ऊबर की एप्लीकेशंस बना रहा हूँ लेट से थोड़ी देर के लिए, ये मुझे थोड़ी देर के लिए सोचे ये आपको सर्वर से और क्लाइंट से एरर आ गई, सर्वर से ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब आपको फ्रंट एंड पे ऑप्टिमाइज करना, अब क्या करोगे आप बताओ मुझे। सर हमारा तो काम फ्रंट एंड इंजीनियर ऐसे सिर्फ डिस्प्ले नहीं करवाना होता डाटा को। नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसी सोच है तो ऐसा नहीं होता। फ्रंट एंड पे और बहुत सारे काम होते हैं जो हम बैक एंड पे नहीं करते। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। उनको अलग-अलग भी कर सकते हैं, लाइक जो आपने बताया 3 में से 1 निकाल लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करना है ना आपको। आपके पास देखिए गाड़ी में कैपेसिटी ज़्यादा है, पैसेंजर कम है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी चारों की चारों गाड़ियाँ फुल हो रही हैं। क्या ये पॉसिबल है कि ये सारे सॉर्ट करने के बाद सिर्फ 3 गाड़ियों के अंदर ही मेरा काम हो जाए, चौथी गाड़ी फ्री हो जाए, तो चौथी गाड़ी में मैं और पैसेंजर्स को ऐड कर सकता हूँ ना। सर अगर पैसेंजर्स निकाल सकते हैं इनको, तो फिर सम करके आप सारे काम खुद कर सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ, यही तो बनाना है आपको, यही तो एल्गोरिथम बनाना है, यही तो लॉजिक है आपकी जो बिल्डिंग होती है।
तो ये आप कीजिएगा, यही इसीलिए मैंने दिया हुआ है ताकि आप सोचें इस पे और आप थोड़ा सा काम करें। और ये मैं यही कह रहा हूँ, ये समझे आपके एपीआई से डेटा आ गया, कार्स और पैसेंजर्स, खत्म कहानी। अब आपको अपनी गाड़ियों को डेटा किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हैं। सॉरी सर ऐसी असाइनमेंट देते रहिएगा ये, क्योंकि सर मैं अक्सर इधर फंस जाता हूँ आके, बाकी फ्रंट एंड यूआई को सेट करना, मतलब लाइब्रेरीज यूज करना और रिडक्स वगैरह वो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। तो लेकिन ये कि जब वो ऐसी मतलब वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर जाते हैं, ठीक है ये आपको रिएक्ट आता है, जेएसबी ठीक है, लेकिन जब एल्गोरिथम की बारी आती है तो मैं मुंह देख रहा था उनका। अच्छा मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, मुझे पता है, क्योंकि हम एक्चुअली जो मोस्टली हमारा फोकस होता है वो यही होता है कि एपीआई से डेटा आया, डेटा हमने सेव कर दिया, यूआई पे वही डेटा दिखा दिया, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता, ठीक है, ये मैं बता दूँ आपको। तो खैर ये एक एग्जांपल है, ये चेक कीजिएगा। यस, ये ज़्यादातर पता कब होता है, ये जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। तो हम लोग जब यूजुअली किसी, जिस तरीके से आपने बोला ना फाइवर या अपवर्क या व्हाटएवर, किसी के भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो उसमें ये नहीं होता ज़्यादातर। उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं यूजुअली कि आपको यहाँ से डेटा लेके शो करवाना है, यूआई पे ज़्यादा काम आ गया, ये आ गया, वहाँ पे एल्गोरिथम्स वाले काम बहुत कम नज़र आएंगे आपको। हाँ, लेकिन आप किसी अगर प्रोडक्ट कंपनी में जाते तो जिसकी प्रोडक्ट है तो उसको ऑप्टिमाइज करने का सोचता है। जब ऑप्टिमाइज करने की बारी आती है तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये क्या काम मुझे सर्वर पे करना चाहिए, क्या ये काम मुझे फ्रंट एंड पे करना चाहिए, किससे लोड डिवाइड कर सकता हूँ, क्या पता ये काम करने के लिए आपने कोई एक और टास्क मैनेजर बनाया वो वहाँ से रिजॉल्व करके आ रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, सोचनी पड़ती हैं। यूजुअली हम जो काम कर रहे होते हैं या तो वो MVP होता है, आपने देखा होगा फाइवर पे, और जो आ रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स, हाँ नहीं MVP अंडर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी मैं अपना कोई अभी प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ तो उसके लिए बस मैंने अपना छोटा सा प्रोडक्ट बनाया ताकि मैं उसके ऊपर कोई सीरीज जीत सकूँ, फंडिंग रेज कर सकूँ। तो ज़्यादातर काम हम इस टाइप के कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। अच्छा जी, गुड है सर। एक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के आप लिंक शेयर करते हैं जो प्राइवेट आपकी कंपनी के हैं, लेकिन सर अगर वो आपके ग्लोब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उसको किस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल? देखिए, आप उसको सिर्फ बता ही सकते हो कि भाई NDA साइन किया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो हम सारे प्रोजेक्ट शेयर नहीं कर सकते। हाँ, उसमें मैंने जो काम किया हुआ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है, आप कोई भी फाइवर या किसी भी तरीके से, आप फाइवर या किसी भी तरीके से जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें भी होता है ना कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि भाई आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो किसी के साथ आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है डेफिनेटली, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट्स पे काम आ रहा होता है उस ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाता है। हर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जो NDA हो। सर ये हमने लास्ट क्वार्टर में पढ़ा था GraphQL अपोलो वगैरह के बारे में, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी कि हम जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम डालते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह के हेडर्स के अंदर, उसके हवाले से समझ नहीं आ रही कि मतलब वो किस पे वर्क करता है और किस तरह से वो वर्क करता है। मतलब ऑथेंटिकेशंस वगैरह के लिए हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे मेथड्स भी हैं हमारे पास, जैसे OAuth2 यूज़ करते हैं लोग, JWT यूजुअली हम यूज़ करते हैं क्लासेस के अंदर, और यूजुअली यूज़ भी किया जाता है JWT टोकन। तो देख लेंगे, चलें अभी जब सर्वर स्टार्ट होगा तो हम देख लेंगे। अच्छा, तो सर्वर में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने ओवरव्यू भी लिया था, आई थिंक किसका लिया था ओवरव्यू? अपोलो ग्राफ सर्वर, GraphQL सर्वर भी हमने पढ़ा था अपोलो का, और तो उससे पहले हमने थोड़ा सा नोट देखा था। एम आई राइट? सर नोट बिल्कुल जो है याद नहीं है, नहीं है ना, मुझे आइडिया है, इसीलिए आज की क्लास में मैंने सोचा था कि मैं नोट से स्टार्ट करूंगा, फिर हम क्लाउड की तरफ जाएंगे, क्योंकि नोट पे अगर आपका मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो एक सर्वर का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा। अब वो सर्वर फिर आपके पास नोट पे हो या क्लाउड पे हो, फिर आपको कोई इशू नहीं होता। एम आई राइट? सर इस क्वार्टर का वो शेयर करते हैं, कंटेंट हमारे पास क्या क्या पड़ेगी। मैं सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है सर? हम बेसिकली आज सर्वर स्टार्ट करने लगे ना, बैकएंड। हाँ, आज हम अभी सिंपल सा Node.js के साथ स्टार्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला क्लाउड पे चले जाएंगे, AWS पे। सर एक और चीज़, AWS के लिए हम किस तरह से रजिस्टर करेंगे सर, ये भी बता दीजिए। मैं बता दूँ उनको बता। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेशन दे देता हूँ। शामिल है सर ये नोट क्विज में है, होगा नोट के क्वेश्चन?
या मैं आपके सिलेबस शेयर कर देता हूँ। मेरा जो नोट पढ़ाने का मकसद है कि आपका सर्वर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सबका ना। अगर मैं डायरेक्ट क्लाउड पे चले आऊँगा तो फिर आपने कभी अगर नोट पे सर्वर नहीं बनाया होगा तो फिर सारी चीज़ें क्लाउड के हिसाब से समझाना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक्स क्लियर होने AWS क्लाउड वगैरह का AWS क्लाउड वगैरह जो ये है कोर्स में मतलब कोर्स के अंदर। हाँ एक्चुअली सर्वर तो यही होता है ना, आप इस सर्वर को कहीं भी डिप्लॉय कर दें वो क्लाउड बन जाता है एक्चुअली, राइट? अच्छा जी, तो हम इसको डालते हैं, यहीं पे डाल देते हैं दोबारा बताइएगा क्या पढ़ना? जी जी बोलिए। इस क्वार्टर के अंदर हम अपना डोकर और कुबरनेटिस के साथ हम हैंड ऑन तो एक्सपीरियंस करेंगे। लाइक आज हमारे पास सर्वर है, ठीक है, हमने सर्वर बनाया हुआ है, उसकी इमेज बना के उसको हम डिप्लॉय करेंगे AWS के ऊपर। इसी की सर्वर की बात ये एक्चुअली डिपेंड करता है क्योंकि अच्छा सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि 100% आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स तो होंगे नहीं, एम आई राइट? यस सर। यस सर है। यस सर होगा, कुछ के पास होगा 100%, मैं वही कह रहा हूँ 100% नहीं होगा, राइट? ये एक इशू रहेगा सर तो आप लोगों ने सर्विस। हाँ हाँ बोलिए सर। नया पे ने अभी ये नई सर्विस स्टार्ट हुई है, तो हफ्ते एक में कार्ड भेज देते हैं घर, वो जाम। मैं उसी पे आ रहा था कि अगर आप लोगों के पास अगर ये क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप नया पे एक सर्विस स्टार्ट हुई है, तो मैं उसकी मार्केटिंग खैर नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी इससे फ़ायदा आपका ये हो जाएगा कि आपके पास वर्चुअल कार्ड आ जाएगा आपके हाथ में। अगर आप फिजिकल चाहते हैं तो आपको फिजिकल भी मिल जाता है, लेकिन वर्चुअल कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसमें क्या, जिस तरीके से आपके पास क्रेडिट कार्ड के ऊपर नंबर्स और सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से आपकी मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर एक वर्चुअल कार्ड होगा जिसके ऊपर सारे इस तरीके से कार्ड होगा, उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। तो आप इस डिटेल अब होगा क्या कि आप इसके अंदर पैसे डलवाते हैं, जैसे हम लोग इजी पैसा जैश कैश से पैसे डलवाते हैं ना अपने वॉलेट के अंदर, तो ये भी एक वॉलेट है एक आपका नया पे। इसमें आप कहीं से भी पेमेंट डलवा दें, किसी बैंक से भी हो जाती है, इजी पैसा से भी हो जाती है, जैश कैश से भी हो जाती है, तो सारा काम हो जाता है। सिंपल से आपके पास यहाँ पे अमाउंट्स आ जाएगी और इस अमाउंट से फिर आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपका डेबिट कार्ड है, आपके पास पैसे होंगे तो ही कटेंगे। क्रेडिट कार्ड पे तो ये होता है ना, कट जाते बताए बगैर भी, है या नहीं आपके पास। लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे पैसे हैं तो ही कटेंगे। तो इसमें ये है कि आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर आपको पता क्या है मुझे 2000 रुपये खर्च करने हैं तो 2000 होंगे तो ही कटेंगे, वरना तो वो नहीं कटेंगे। और AWS के अकाउंट बनाने के लिए कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नया पे यूज़ कर लें, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नया पे का अकाउंट बना लीजिएगा। सर ये 0 चार्जेस पे देते हैं, ये 0 चार्जेस है बिल्कुल। कार्ड भी 0 चार्ज पे आता है और यहाँ पे जो भी आप सर्विसेज यूज करें वो भी अभी 0 पे ही है फिल वक्त। तो सादा पे मैं मना करूंगा, सादा पे मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके बड़े नखरे हैं, वो कहता है कि पहले 10 लोगों को दो, फिर जाके वो कुछ कम करेगा और फिर जाके वो होगा। आई डोंट वुड सजेस्ट दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। मेरा क्या आ चुका है वैसे आपका आ चुका है, इसलिए आप खुश हो रहे हैं ना लेकिन सादा पे मैं मना करूंगा। सॉरी ATM चल जाता है। शापर है सर, सादा पे उसको छोड़े बनाइए, बिल्कुल ठीक है नया पे। नया पे में ये कि अगर आप अभी बनाएंगे ना तो तकरीबन आपका विद इन 10 मिनट्स ये एक्टिव हो जाएगा। कार्ड भी आपके हाथ में वर्चुअल होगा, सारी चीज़ें रेडी है। सादा पे में आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उसके नखरे ज़्यादा हैं, कुछ ज़्यादा ही है। बिला वजह की उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, कुछ भी नहीं है वो। इससे अच्छी खासी मार्केट नया पे लेके चले गया सादा पे की इस हरकत की वजह से। अब ये देखें, ये भी स्ट्रेटजीज है। सादा पे कह रहा है कि अपनी एप्लीकेशंस को, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करने में ना उसको टाइम लग रहा है। तो वो क्या कहता है, नमूनेबाजी करता है कि वो कहता है कि भाई आप 10 बंदों को अपने वो दो, क्या इनविटेशंस दो, फिर वो जाके आपका नंबर कुछ कम होगा। पता नहीं कुछ अजीब सा सीन उन्होंने किया हुआ है जो कि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इंस्टॉल किया, ये हरकत हुई, मैंने उसको अनइंस्टॉल करके फारिग कर दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि बैठ के वो 10 लोगों को दे और वो 10 लोग बनाए और फिर जाके सारे काम उल्टे सीधे हों। तो इससे अच्छा है नया पे बना लें, 10 मिनट के अंदर रेडी। ये क्रिएट करने के बाद ना अकाउंट सर विद इन 7 डेज के अंदर हमारे पास डेबिट कार्ड आ जाता है। ये नया पे का? जी सर, इसका मेरे पास 2 दिन में आ गया था। मेरा 2 दिन में आ गया था। मेरा अगर आप उसी वक्त एक्टिव कर लें ना, अगर आप उसको एक्टिव कर लें उसी दिन और उसी दिन आप रिक्वेस्ट कर लें फिजिकल कार्ड की, तो वो 2 दिन के अंदर आ जाता है आपका। मेरे पास तो 2 दिन में आया था। वेल चलें आगे चलते हैं। नहीं चार्जेस नहीं है उसके कार्ड में बगैर काम चलेगा या फिजिकल कार्ड होना लेना जरूरी है?
नहीं, फिजिकल कार्ड के बगैर भी चलेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसमें वर्चुअल कार्ड मिलता है, इसमें 2 कार्ड्स मिलते हैं। एक वर्चुअल कार्ड तो आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि आपके हाथ में कार्ड हो, आप एटीएम भी यूज़ कर सकें और सारी चीज़ें यूज़ कर सकें, तो उसके लिए आप फिजिकल कार्ड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, तो हो जाता है। अगर आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो आपको कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वर्चुअल से चलाएं और वो 10 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाएगा और आप 10 मिनट के अंदर इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर एक और तरीका सर जिस तरह से हमारे अच्छा सर, वो अगर हमारा अगर पेपाल में अकाउंट है तो वो चल जाएगा या ये कार्ड बनाना जरूरी है? पेपाल AWS के ऊपर चल जाना चाहिए, हाँ क्यों नहीं चलेगा, पेपाल का कार्ड चल जाएगा। दौड़ता है सर वो। पेपाल तो सिर्फ हमारे यहाँ मसला है, बाकी सब जगह तो सारी चीज़ें ओके हैं उसकी, तो बस फिर तो वो सही है। सर वो पेपाल ना बात का ज्यादा चल जाता है, वो पैसे काटने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कुछ कह पाऊंगा इसको। मेरे साथ हुआ है सर ऐसे। अच्छा सर एक चीज़ पूछी थी सर, जिस तरह से आप ये APIs वगैरह डिज़ाइन करते हैं या ये बाकी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे थे सर, उसमें बाकी कॉन्सेप्ट आते हैं। जिस तरह से इंटरव्यू के अंदर मेरे से भी पूछा गया कि आप API डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस पर डेट लिमिट कैसे लगाएंगे या इस तरह के क्वेश्चन, तो सर वो बंदा कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ लेते हैं लेकिन यार ये एक्चुअली जो आप बात कह रहे हो ना, ये ज़्यादातर जो कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन या तो फिर एक एडवांस लेवल की बात हो जाती है। जी सर, बस आपसे रिक्वेस्ट यही थी कि सर अगर ये चीज़ें भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा। एक ब्रॉडर भी मिल जाएगा कि इतना किस तरह। डन हो गया ब्रो, डन हो गया, इंशाल्लाह करते हैं। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जिस तरीके से हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं ना, कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा आर्ग्यू करते हुए फिर आगे चलूँगा, तो आप लोग अपने सजेशन दीजिएगा कि ये क्यों इस तरह कर सकते हैं, तो फिर मैं अगर होगा तो फिर मैं भी बताऊँगा कि भाई इसको यूँ नहीं यूँ करे तो ज़्यादा बेहतर। तो क्योंकि ऐसा मैंने कोई कंटेंट बना के नहीं रखा हुआ कि मुझे ये लेके चलना है, तो हम लोग जो भी कर रहे होंगे मोस्टली रियल टाइम ही कर रहे होंगे, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। सर क्वार्टर के बारे में बता दिए क्या क्या करेंगे इस पूरे क्वार्टर के? यार इसका मैं आपको पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और भी फिलहाल नोट किया सर? हाँ, अभी आज का दिन हम Node.js से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह उससे चलेंगे आगे। जी सर Node.js में ये भी काइंडली बताइएगा कि क्या क्या मेजर इसके मतलब REST APIs तो बनानी होती है, उसके अलावा क्या किस चीज़ के लिए मेजर हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपने अपोलो सर्वर से, किस तरह से डिफरेंट है सर? अपोलो सर्वर से तो बहुत डिफरेंट है ना दोस्त। अपोलो सर्वर क्यों यूज़ करते हैं हम? GraphQL के लिए यूज़ करते हैं, और अपोलो के लिए हमने जो सर्वर यूज़ किया था वो एक्सप्रेस सर्वर को लेते हुए हमने उसके अंदर अपोलो यूज़ किया था फ्रेमवर्क को। और एक्सप्रेस जो है वो समझ लें एक फ्रेमवर्क है जो कि हम Node.js के ऊपर चलाते हैं। Node.js एक्चुअली क्या, सबसे पहले तो चले क्लियर कर लेते हैं ना व्हाट इज़ Node.js, फिर आपको आगे की बातें बताता हूँ। अब Node.js कहते तो रहते हैं, एक्चुअली Node.js है क्या, मुझे ये बताएं। Node.js सर रन टाइम सर्वर है जावास्क्रिप्ट का। यस कि हम जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र पे चलती है। ज़बरदस्त सही है। Node.js इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। Node.js ये समझ लें कि अभी तक जो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे वो कहाँ पे यूज़ करते थे? ब्राउज़र पे यूज़ करते थे। अगर मुझे ब्राउज़र के बगैर पहले Node.js से पहले अगर मुझे ब्राउज़र के बगैर कोई तरीका नहीं था इसका, राइट? जी सर। ठीक है, तो Node.js जब आया तो ये भी क्या यूज़ करता है? V8 इंजन यूज़ करता है गूगल का, am I राइट? जी सर। और क्रोम के ऊपर भी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो V8 इंजन ही यूज़ करता है गूगल का। तो बस ये हुआ कि Node.js की मदद से ये फ़ायदा हो गया कि जो हम ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट लिख सकते थे, अब वो हम आउट ऑफ द ब्राउज़र लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट। सिंपल सी बात, ये क्लियर है पहली बात? जी सर क्लियर। अब हम आते हैं अच्छा, इसके अंदर ना सर इवेंट लूप हैंडलिंग का बड़ा एक कंसेप्ट है, वो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर है सर। वो नोड के अच्छा सर वो बात पीछे रह गई, थ्रेड और मल्टी थ्रेड, ये नोड के बारे में सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन से पूछा जाता है, ये क्या चीज़ होती है? अच्छा सवाल है। अच्छा अभी करते हैं, अभी अच्छा सर इससे पहले वो डेबिट कार्ड जिसके लिए हमने बनाना था AWS का, वो बात बीच में रह गई। नया पे बनाना है ना, खत्म कहानी सर। वो सर AWS पे हमें बार मैं ये सवाल कर रहा था कि डोकर और हम क्या API जो बनाएंगे वो कंटेनराइज बनाएंगे और उसको डोकर कुबरनेटिस के थ्रू हम AWS पे डिप्लॉय करेंगे, या सर्वरलेस कोई API बना के हम नोड के ऊपर तो उसको हम क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे? देखिए अभी हम पढ़ेंगे क्लाउड,
ये हाँ, ये हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद है आपके पास कि आप जो यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सर्वरलेस यूज करना है तो ये वही वाली बात है कि ये फिर आर्किटेक्ट लेवल की बातें आती हैं कि अब मुझे क्या क्लाउड यूज करना चाहिए या मुझे सर्वरलेस यूज करना चाहिए। कर तो आप दोनों सकते हैं। बाद जगह पर ना ये आर्किटेक्ट सोल्यूशन लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है कि मतलब मैं आर्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देते हैं, वो भी बता देते हैं आपको। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड जी बोलिए। क्वेश्चन आंसर के सेक्शन एंड में ना रखिए यार। ये क्लास है इसी के लिए कि मैं नोड जेएस के ऊपर जा रहा हूँ और उसके साथ जो सवाल है वो सारे लेते हुए हम आगे चल रहे हैं ना। तो ये बेसिक सवाल ही है सारे के सारे। सर बेसिकली हुआ ये कि थर्ड सेमेस्टर के बाद ना मतलब क्वार्टर के बाद बहुत से लोगों ने अप्लाई किया मुख्तलिफ जगह से। तो सर हाँ अच्छा है, मुझे आइडिया है। भरे हुए सर। तो देखें अब आर्किटेक्ट लेवल की जो बात होती है ना उसमें ये आ जाता है कि यही जो भी मैंने बात की ना कि एक फंक्शन है, मतलब एक एपीआई है। अब इस एपीआई को मैं सर्वरलेस पे बनाऊं या डॉकर पे बनाऊं या मतलब कंटेनराइजेशन के ऊपर लेके जाऊं, अब ये सवाल है। अब मुझे आप खुद बताएं कि इसका क्या जवाब होगा। सर ये डिपेंड करता है कि वो जिस तरह की वो मतलब उनको चाहिए, अगर वो रिसोर्सेज ज़्यादा उनके पास हैं अब यही कर सकते हैं इसको तो लोकल कंटेनराइज भी कर सकते हैं। क्या मैं इसको EC2 पे बना सकता हूँ? EC2 पे भी बना सकते हैं हम, ठीक है। EC2 क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो टेंशन ना लें, ये हमारे क्लास के अंदर होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए क्या मैं इसको सर्वरलेस पे लेके जा सकता हूँ? सर्वरलेस भी बना सकते हैं। क्या मैं इसको टास्क पे लेके जा सकता हूँ? AWS के अंदर टास्क भी होते हैं, ठीक है, टास्क मैनेजर भी होता है। अब एक और चीज़ भी है, क्या मैं इसको डॉकर पे लेके जा सकता हूँ? यानी क्या है, दो ये जो टास्क है ये AWS के अंदर कहते हैं ECS और जो कुबरनेटिस है उसको कहते हैं EKS। तो अब ये देखें, ये एक ही API है, समझ जाएं, ये एक API है जो हमने बनाई हुई है, जो कि हमें ये रिस्पॉन्स देती है। थोड़ी देर के लिए हम ये सोच रहे हैं इसको। और ये देखें, हम इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं, चारों पे बना सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अब असल काम यही है कि क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ की जाए, वो आर्किटेक्ट का काम है। पिलर जैसे बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, पिलर राइट पे लेफ्ट पे कहीं भी आप बना लो, लेकिन आर्किटेक्ट आपको सही से बताएगा कि यार इस पिलर को अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो इसकी बेस मजबूत होगी। एम आई राइट? जी सर। तो ये वही वाला काम है। तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें के मतलब फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं। कॉस्टिंग का भी एक फैक्टर आ जाता है। फिर कोई कहता है कि यार कॉस्टिंग का मसला नहीं है, तो फिर आप कहोगे कि फिर इधर जाओ। कोई कहता है यार मुझे कॉस्टिंग का इशू आ रहा है, कॉस्टिंग से बचना है, तो आप कहोगे कि फिर आप इस पे आ जाओ तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें, यही चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी हमारे पास किसके अंदर, इस सेशन के अंदर। क्या कि पहले मैं इंशाल्लाह पहले मैं बता दूंगा EC2 क्या होता है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर सर्वरलेस मैंने बता दिया, सर्वरलेस क्या होता है। अब यही वाली API के फिर मैं उस वक्त आपसे पूछूं कि यार अब इसमें क्या किस पे बनाना है, तो आप मुझे सजेस्ट करोगे कि सर शायद मैं इस टाइम तक अगर मैं इसमें बना लूँ तो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी मशीन लेके चलानी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इंशाल्लाह AWS के इंशाल्लाह इसी वाले कोर्स के अंदर ना Q4 के अंदर चीज़ें आर्किटेक्ट लेवल वाली क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस EC2 क्या होता है, मैं छोटा सा बता दूं। ये एक मशीन होती है, जिस तरीके से आप अपनी लिनक्स की मशीन चलाते हैं, ये आपके पास क्लाउड के ऊपर एक मशीन मिल जाती है जो कि आपको गूगल प्रोवाइड करता है। तो आपकी प्राइवेट मशीन होगी, ये आपको इसको कहते हैं VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपका अपना पर्सनल सर्वर होगा जो EC2 का होगा, लिनक्स का। इसमें लिनक्स के अलावा बहुत सारे सर्वर है, अभी मैं लिनक्स ही यूज़ कर रहा हूँ। ये हम जब जाएंगे AWS के ऊपर तो आपको नज़र आएगा। और ये क्या है, ये सिंपल API आप अपनी AWS के क्लाउड को बता देते हो कि यार ये वाली API को मुझे समझ जाए, थोड़ी देर के लिए डिप्लॉय कर लें या होस्ट कर लें, थोड़ी देर के लिए ना कुछ भी कर लें, कि मुझे ये वाली सर्वर की API है, ये मुझे डिप्लॉय करनी है। कहाँ पे डिप्लॉय करनी है ये हमें? AWS पे। तो AWS इसके अगेंस्ट में आपको क्या दे देता है? एक एंड पॉइंट दे देगा, API दे देगा। तो वो कहेगा, AWS सर्वरलेस कहता है कि यार ये वाला एंड पॉइंट आप यूज़ करोगे तो आपको ये वाली API कॉल हो जाएगी और उसके अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको मिल जाएगा। तो सर मुझे बताएं, API गेटवे AWS का डिफरेंट है इससे कहीं यही है? वो हम डिस्कस करेंगे AWS के अंदर। लेकिन अभी आपको चलो मैंने दो चीज़ें बताई
कि EC2 के अंदर मुझे एक पूरा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खड़ा करना पड़ेगा और इसके अंदर फिर जाके मुझे लेट्स से अभी नोड पढ़ रहा हूँ तो मुझे Node.js भी इंस्टॉल का करना सर्वर पड़ेगा। खड़ा करना पड़ेगा, यस, और उस पर फिर मुझे API बनानी पड़ेगी और वो मुझे रिस्पॉन्स देगी। एम आई राइट? यस सर। और डेफिनेटली इसका भी कोई ना कोई एंड पॉइंट ही होगा। यस। तो अब मुझे अभी तक जितना ये दो चीजें, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही सर, आ रही है। गुड। अच्छा, अब अभी तक जितना कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी चीजें मैंने बताई, तो आप मुझे बताएं कि मुझे API बनानी हो तो मैं किस पे जाऊं? सर्वरलेस पे सर, क्योंकि वो इजी है, रेडी टू गो है। सर डिपेंड करता है, जरूरी थोड़ी है हम सर्वरलेस पे ही जाएं। नहीं देखिए, मैं सर EC2 में लर्निंग ज्यादा मिलेगी सर। नहीं, कोर्स का फिर इशू आ जाता है ना। मैं अब बहुत सारी चीजें ना, यही मैं कह रहा हूँ। अभी वो मैं कॉन्सेप्चुअल जो कोर्स और वो सारी चीजें मैं वो नहीं कह रहा। अभी मैंने जितना बताया, मैंने कहा यार मुझे ये वाली API बनानी है, इसके लिए मुझे EC2 के ऊपर सर्वर खड़ा पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, Node.js रन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके मुझे एंड पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट SC फंक्शन का जो मेरा बना हुआ है उसको मैं डिप्लॉय कर दूंगा, मुझे एंड पॉइंट मिल जाएगा। आसान सॉल्यूशन अभी क्या नजर आ रहा है? सर्वरलेस सर आसान सॉल्यूशन तो यही है कि उसको देखा जाएगा स्केलेबल अगर हो सकती है वो, तो EC2 पे जाया जाता है, वैसे तो सर्वरलेस पे ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये वही वाली चीजें जो आपको इस क्वार्टर के अंदर इंशाल्लाह ताला सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। Node.js हम थे कहाँ पे? Node.js क्या करता है भाई? एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है जिसके ऊपर हम कौन सा, सॉरी सर वो जो सिंगल थ्रेडेड वाली क्वेश्चन पूछे थे सर, वो काइंड। हाँ, कौन सा था वापस पूछिए? एक सिंगल थ्रेडेड होता है और एक मल्टी थ्रेडेड होता है। और ये इसके सर अलावा इवेंट Node.js अभी क्लियर हो जाएगा। वो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूँ थोड़े टाइम में। हाँ जी सर, पहले ये तो बहुत पूछते हैं नोड के ऊपर ना, जब इंटरव्यू वगैरह के लिए पूछते हैं कि हम नोड पे काम करें, सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन होता है वो कहते हैं कि इवेंट हैंडलिंग Node.js के अंदर क्या होती है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि Node.js सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है, ये बता दें। ये सर सिंगल ये थ्रेडेड बताएं है। कि हमें थ्रेड है क्या? थ्रेड है क्या? आप समझ लें कि आपका जो कोर चल रहा है ना, CPU का जो कोर होता है, लेट्स से हम डुअल कोर कहते हैं, 7 कोर प्रोसेसर कहते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, तो डुअल कोर कहते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो एक थ्रेड चलता है एक कोर के ऊपर, ठीक है, एक थ्रेड चलता है एक कोर के ऊपर। अब मुझे ये बताएं, Node.js के बारे में लोग कहते हैं कि ये है सिंगल थ्रेडेड, यहाँ पे सिंगल थ्रेडेड है ये। अब मसला ये है, सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, अब मैं बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैंने एक रिक्वेस्ट आई सर्वर पे ABC और इस पे मैंने एक लगा लिया CPU इंटेंसिव काम या तो IO ब्लॉकिंग काम। IO ब्लॉकिंग का क्या मतलब होता है? इनपुट आउटपुट क्या उनका चेक क्या अगर हम for का लूप यूज करें तो क्या IO ब्लॉक होता है इससे? नो ये क्यों नहीं होता? नहीं सर, फॉर के लूप से आयो नहीं होता। अगर आपने आयो एक्सेस करनी है तो फिर आयो। तो फाइल हैंडलिंग अगर कर रहे हो अभी ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की वजह से, मुझे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बताएं कि मैंने लगा दिया सर होगा। तो सर होगा क्योंकि वो सिंक्रोनस काम कर रहा होता है फॉर लूप हमारा। यस बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस काम कर रहा था। यहाँ पे एक for का लूप है और यहाँ पे console.log p, और इसके अंदर हम क्या देते हैं? शेयर नहीं हो रही सर आपकी। क्या बात कर रहे हैं? हो रही है सर, हो रही है। मुझे बताएं क्या चलेगा, सीक्वेंस क्या होगा? ABC। सिंपल सी बात है। क्या ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे लेट से 100 है, 100 का लूप लगाया हुआ है, तो क्या होगा? A चलेगा 1 टाइम, B चलेगा कितनी टाइम? 100 टाइम। उसके बाद ही C चलेगा, राइट? ऐसा होगा कि क्या B के बीच में C आ जाए? नो सर। मतलब ये जो पूरा लूप है, ये कहेंगे इसको क्या है? ये सिंक्रोनस चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सिंक चल रहा है, तो इसका मतलब जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा, जब तक आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कोई और काम हो सकता है? नहीं सर। नो सर। तो आपका IO ब्लॉक हो गया ना, इनपुट और आउटपुट आप कर नहीं सकते ना जब तक ये वाला लूप कंप्लीट ना हो। एम आई राइट? हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो
यही सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे जब हम कहाँ पे थे, सिंगल थ्रेडेड के ऊपर हमने कहा कि एक एपीआई की रिस्पांस आया। हम कह रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट ये है कि Node.js क्या है हमारे पास, सिंगल थ्रेड। सिंगल थ्रेड, ये याद रखिएगा। अभी एपीआई की रिस्पांस आई और एपीआई की रिस्पांस के अंदर ही मैंने कोई बड़ा काम कर दिया, लेट्स से लूप लगा लिया, पता नहीं कितने का लूप लगा लिया, ठीक है। और इतनी ही देर में दूसरी एपीआई की एक रिक्वेस्ट आ गई। ये रिक्वेस्ट 1 है, एपीआई रिक्वेस्ट R1, और इसको हम कह देते हैं R2। तब मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताया, अगर मैं सिंगल थ्रेडेड कह रहा हूँ तो क्या होगा? लाइन बाय लाइन R1 पहले वो पहले एपीआई की रिक्वेस्ट सेट करेगा। एग्जैक्टली, जब तक ये फिनिश नहीं होगा, जब तक इसको आप रिस्पांस सेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है ना, थ्रेड तो सिंगल है। जैसे एपीआई आई, तो अब इतनी देर में जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, जब तक सर्वर के ऊपर आ गई दूसरी रिक्वेस्ट, तो जब दूसरी रिक्वेस्ट आई तो अब क्या करेगा ये? सर ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर दिया। या सिंगल थ्रेडेड है तो अब ब्लॉक हो गया। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो इसको रिस्पांस नहीं देगा। और सर अगर ये मल्टी थ्रेडेड होता Node.js तो फिर क्या होता? फिर मल्टी थ्रेडेड होता तो ये जब तक भी चलता रहे, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी वो उसको अटेल कर लेगा। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो Node.js है ना वो सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, ठीक है। ये क्लियर है पहली बात? यस सर। यस सर, यस सर। अब मजे की बात, हम Node.js को मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं। ऐसे फंक्शन यूज करते हैं कुछ या वो सर ना। दो चीजें हैं हमारे पास, दो चीजें एक मिनट तो सही है। हमारे पास दो चीजें हैं Node.js के अंदर, एक है वर्कर थ्रेड, ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक वर्कर थ्रेड होता है और एक होता है चाइल्ड प्रोसेस इन Node.js। आप दोनों चीजें नोट कर लें अपने पास, ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर लें। सर क्लस्टर नहीं होते एक चीज? हाँ, एक क्लस्टर चीज होती है, क्लस्टर भी होता है, लेकिन अभी जो सिंपल रखने के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक वर्कर नोड होता है, यानी वर्कर हमारे पास Node.js के अंदर मौजूद है, वर्कर थ्रेड जिसे हम कहते हैं, और एक होता है चाइल्ड प्रोसेस। इन दोनों की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं। अब वो कैसे, क्या है, इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। सिंपल रखते हैं, Node.js एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। Node.js जो है हमारे पास सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है, बट हम उसको मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। यस सर। जी सर। अच्छा, अब जब मैं कह रहा हूँ मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जब ऐसा कोई काम आए? तो आपको एक थ्रेड ओपन करना चाहिए। जब आपको पता है कि ये इस तरीके का काम है, तो थ्रेड के अंदर ये ऑप्शन दे देंगे। तो ये अब क्या हो गया, एक थ्रेड ओपन किया आपने, उस पर आपने अलग काम करवा दिया, लेकिन आपके पास वापस एक दूसरी रिक्वेस्ट आई, तो क्या आप मैं हैंडल कर सकता हूँ उसको? जी सर। यस कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो थ्रेड होते हैं वो चलते हैं किसके ऊपर? जो कोर्स होते हैं ना आपके CPU के कोर्स, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपके पास 7 कोर CPU है तो कितने कोर्स आप कितने थ्रेड्स ओपन कर सकते हो आप? 7। इसी तरीके से, ठीक है। अगर डुअल कोर है तो कितने? 2। तो इट डिपेंड्स। प्रोसेसर का डिफरेंस क्या होता है कोर और थ्रेड्स जो होते हैं? सॉरी, मतलब जैसे ड्यूअल कोर में 4 थ्रेड्स भी होते हैं, 2 थ्रेड्स भी होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, नंबर ऑफ थ्रेड होते हैं। अब ये डिपेंड करता है ना आपके CPU पे। अब ये सारी चीजें अब डिपेंड कर गई है आपके CPU पे। सर तो क्या सिर्फ प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं आएगा? सॉरी, सिर्फ प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं आएगा जब हम AWS पर जाएंगे इसको लेकर? तो क्या प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं आएगा जब हम कोड चेंज कर रहे होंगे? तो डेफिनेटली जब आप EC2 की मशीन आप लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये कह रहे हैं, तो EC2 की मशीन के अंदर भी तो हम CPU देखते हैं ना। अब आपको पता है कि आपका काम सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपको एक ही CPU से काम हो जाएगा, तो आप एक CPU लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। आप कहते हैं नहीं है मुझे डुअल चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ेगी।
डिपेंड्स, डेफिनेटली सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और सर एक ये चीज समझ नहीं आती कि आईओ ब्लॉकिंग आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट और आउटपुट, सिंपल सी बात है। अभी हमारे केस में यहाँ पे आईओ क्यों ब्लॉक हुआ? क्योंकि ये इनपुट नहीं ले सकता था ना यहाँ से। जब इनपुट नहीं ले सकता था तो ये आउटपुट भी नहीं देगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे प्रोसेस कर रहा था। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था तो आपका आईओ ब्लॉक हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि Node.js को हम CPU इंटेंसिव काम के लिए यूज़ नहीं करते। जब भी हम हम फ्रंट एंड पे भी ये डिस्कस करते हैं ना कि इतना ज़्यादा लूप बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी एप्लीकेशन उस लूप की वजह से रुकी रहे, याद है ना? जी सर। तो ऐसा ही सेम काम आपके पास Node.js में भी आपको ऐसा कोई काम सर्वर पे नहीं करना जिसकी वजह से उस फंक्शन में ज़्यादा टाइम लग जाए और वो सिंक्रोनेंस हो, और सिंक्रोनेंस की वजह से दूसरी रिक्वेस्ट को वो हैंडल ना कर सके। खैर देखते हैं इन चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, टेंशन ना लें। अच्छा, मैं था ये Node.js के ऊपर, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा हेलो वर्ल्ड करते हुए चलते हैं, फिर सवाल लेता हूँ मैं। अब हम कहते हैं कि Node.js के ऊपर हम अपना सर्वर बना रहे हैं, तो Node.js के ऊपर हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है? बहुत सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं, ये देखें, कंसोल है, DNS है, डोमेन है, एरर्स है, इवेंट्स है, फाइल सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे इंशाल्लाह। HTTP की भी हम बात करें, क्यों HTTP हम यूज़ कर रहे हैं? APIs के लिए सर्वर, क्योंकि हम API सर्वर बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें HTTP चाहिए होगा। क्या मैं ज़रूरी है कि HTTP यूज़ करूँ? क्या मैं फाइल सिस्टम यूज़ कर सकता हूँ? तो फाइल सिस्टम में अगर आप कोई ऐसी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसका काम सिर्फ ये है कि फाइल रीड करना और राइट करना, तो उसके लिए क्या मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? यानी आप एक एक मॉड्यूल्स को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम HTTP के साथ यूज़ करें, ठीक है? अभी हम सर्वर बनाने जा रहे हैं, डेफिनेटली APIs बनानी है तो HTTP यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने यूज़ किया। आपका होस्ट नेम है या आपकी पोर्ट है, डेफिनेटली आपको याद है हम लोग हमेशा पोर्ट डिफाइन करते हैं। जैसे रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट वो कौन सी पोर्ट पे चलता है रिएक्ट हमारे पास? 3000। तो सर्वर की भी पोर्ट्स होती है ना, तो हम अपनी पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका रिएक्ट 3000 पे चल रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पोर्ट 3001। अगर रिएक्ट की अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी 3000 पोर्ट पे चल रही है तो आप इसकी पोर्ट को चेंज करोगे, 5000 कर दो, 3001 कर दो, जो दिल करे आपका वो कर दो, ठीक है? चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ। पर टोटल कोर्स कितनी होती हैं वैसे? कोर्स आपके पास आई थिंक बहुत सारी है, मतलब लिमिट नहीं है उसकी। 65,000। हाँ, और कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स के बाद आप दे सकते हो। मुझे सही से पोर्ट नंबर याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बताता हूँ, बल्कि अभी नेट से सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगी। सर 1024 के ऊपर यूज़ कर सकते हैं आप। 1024 के ऊपर फिर 65,000 आप यूज़ कर सकते हैं। आज 1024 तक अलाउड नहीं है, वो रजिस्टर्ड पोर्ट है। ठीक हो गया जी। तो हम आ गए यहाँ पे, मैं पहले देख लूँ मेरे पास Node.js का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा होगा। 12 यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक गुड इनफ है। आप लोगों में से कितने लोग यूज़ कर रहे हैं NVM के बारे में पता है? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा है ना ये? यस सर, बेहतरीन है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी फोल्डर पे कोई भी आप वर्जन टू बी वेरी स्पेसिफिक चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं, ठीक है? पहले मैं इसको सिंपल सा रन करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा। कैसे रन होती है फाइल भाई Node.js की? अगर मुझे कोई Node.js के साथ मतलब नोड लिख के नोड स्पेस इंडेक्स स्टार्ट नोड स्टार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हमने कोई पैकेज जैसे नहीं बनाई, तो हमें डायरेक्ट रन करना है तो हम करेंगे नोड एंड देन फाइल का नाम index.js। सॉरी, नोड के अंदर हमारे पास कौन सा फोल्डर है? Node.js। Node.js के अंदर क्या मौजूद है? index.js। अच्छा, तो इसमें हो गया रहा, ये देख लीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने एक सर्वर क्रिएट किया है। ये जो सर्वर है वो हमारे पास क्या लेके आता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है? ये इसके साथ आता है। अभी हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अभी हम क्या, अब इसमें ये बताएं कि थोड़ी देर के लिए आप सोच के बताएं कि इसी कोड को आपको सिर्फ देखना है। मैं कौन सी रिक्वेस्ट करूँगा या कौन सा पाथ दूंगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा? मुझे थोड़ा सा गौर से सोच के बताएं। HTTP सर मेन पाथ है जो कोड 3000 रूट पाथ
लोकल होस्ट स्लैश लोकल लोकल नहीं होस्ट नहीं करेंगे सर। इसका तो मसला नहीं है। नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको भूल जाए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जिस तरीके से हम कहते हैं ना स्लैश कॉन्टैक्ट अस, स्लैश के बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे। स्लैश कॉन्टैक्ट अस कहते हैं, कॉन्टैक्ट अस हो गया, स्लैश अबाउट हो गया। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखूंगा जो मुझे ये रिस्पांस देगा? स्लैश के बाद फॉरवर्ड स्लैश बस इंडेक्स डॉट आप लोग कह रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ ये दे दूं फॉरवर्ड 3000 तो ये दे देगा, राइट? जी सर। चल कौन सी पोर्ट है? ठीक है 3000 है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे चलते हैं और सिंपल पेस्ट मारते हैं। आ गया। अच्छा जी, आप लोग कह रहे थे ये स्लैश पे आएगा। अगर मैं इसको कहता हूँ स्लैश अबाउट तो क्या होगा भाई? एरर पेज नॉट फाउंड अबाउट पे भी आएगा। आप कुछ भी लिख दे, व्हाटएवर जो आपका दिल करे, ये सब पे आ जाएगा। ऐसा क्यों? सवाल है। तो चेक ही नहीं की सर, रिक्वेस्ट तो हमने चेक नहीं किया। हमने क्या किया? क्योंकि उसको पहले रूट मिल रहा है, Yes. पहला पाथ उसको मिल रहा है। ये कह रहा है सिर्फ सर्वर रन करो और ये काम कर दो। तो इसका मतलब ये सर्वर चला और ये हो गया। अब उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट, यस राउट कोई भी आया, इसने इसको हैंडल नहीं किया। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए ये बताएं कि अब हम इसमें कंसोल करते हैं, console.log रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट का मतलब कि रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? पहले तो ये बताएं ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस का मतलब जरा मुझे समझा दो जल्दी से। ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस सर रिक्वेस्ट जो हम भेजते हैं रिक्वेस्ट कौन करेगा? सर्वर हमें देता है, फ्रंट एंड क्लाइंट करेगा। रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा, ठीक है। फ्रंट एंड से आपने रिक्वेस्ट किया तो ये क्लाइंट होगा। लेट्स से अभी हम कहते हैं क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है स्लैश अबाउट की, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अभी ये रिक्वेस्ट कहाँ गई हमारी? सर्वर सर ये सर्वर के पास सर्वर के पास। कौन सा सर्वर है हमारा? हमारे केस में अभी नोड है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि अब ये सिंगल थ्रेडेड है ना। अगर आपने गौर से देखा हो तो ये जब हम लिसन कर रहे हैं ना, तो अब इसने थ्रेड पे लिसन लगा लिया, ठीक है। अब ये सुनता है, अभी आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। अब जब भी इस पे लिसन आएगी, अभी हमने स्लैश किया था तो हमारे पास ये आ गया, अबाउट किया तो भी ये आ गया, क्योंकि ये लिसन कर रहा है कंटिन्यूसली। तो जब हम रिक्वेस्ट किए तो ये आया, यहाँ तक तो पहुँच गया वो। अब इसके बाद इस फंक्शन का क्या काम है? सर्व करना सर, जो क्लाइंट से रिस्पॉन्स करना। क्या काम करना? सर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जब तक मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, जब तक कोई आपकी एक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी। लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं ये कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। असल काम इसका था रिक्वेस्ट डॉट एंड। इसका मतलब कि एक रिक्वेस्ट आई, उसको मैंने एंड कर दी, यानी काम इसका कंप्लीट हो गया, तो अब फ्री हो गया सर्वर। लेकिन अभी मैंने एंड बंद कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब क्या होगा थोड़ा सा ये बताया। मैंने सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया वापस आपके साथ। सर रिस्पांस रहेगा सर, वो रिस्पांस कभी आएगा ही नहीं, वो चलता रहेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा और रिक्वेस्ट एंड नहीं कर। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिक्वेस्ट आई, सर्वर पे आई, यहाँ तक तो वो पहुँच गया, ठीक है। अब रिस्पांस एंड नहीं हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या दूसरी मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? रिक्वेस्ट 2 आएगी इस पे सर्वर पे? पहला सवाल, ये रिक्वेस्ट 1 है, क्यों नहीं आएगी? सर सिंगल थ्रेडेड सर, सिंगल थ्रेड की वजह से नहीं आएगी ना। एग्जैक्टली सिंगल थ्रेडेड है। अगर कोई मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होती तो अगर मैं इस वाले फंक्शन के अंदर रिस्पांस नहीं देता तो वो दूसरे से इसको रिस्पांस कर सकता था, लेकिन ये सिंगल थ्रेडेड है। अब मसला ये हो गया कि हमने इस रिक्वेस्ट को तो एंड ही नहीं की। अब सर्वर को ये लग रहा है कि मेरा उस क्लाइंट के साथ जो वो है सेशन, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसका मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये रिस्पांस नहीं देगा। अब जिसको देखना है, ठीक है। हम लोग मैं कहता हूँ यहाँ पे स्लैश अबाउट, ठीक है, या स्लैश भी कर दे तो भी कोई मसला नहीं। तो ये देख रहे हैं आप, ये हेलो वर्ल्ड तो पुराना लिखा हुआ है, ठीक है। मैं नया ये लोड हो जा रहा है, ये लोड हो जा रहा है। ये देखिए, अब ये क्यों यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही, कोई बता सकता है? ये देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही। पहले रिक्वेस्ट यस, इसकी वजह से आपका आईओ ब्लॉक हो गया। आईओ ब्लॉक हो गया तो ना वो इनपुट दे रहा है, ना आपको आउटपुट दे रहा है। अब आपका सर्वर कंटिन्यूसली रिस्पांस एंड के लिए रुका हुआ है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं इसको, खैर ये देखें रिक्वेस्ट का रिस्पांस भी आ गया। इसके अंदर हमें मिलता है पाथ, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ज़रा आप देख लीजिएगा।
ठीक है, इसके अंदर मिलता है रिक्वेस्ट डॉट पाथ। सर जब भी फंक्शन बनेगा, जैसे जब भी कोई सर्वर बनेगा उसके एंड में जब काम हो जाएगा तो रिस्पांस डॉट एंड लिखना लाजमी एंड का रिस्पांस डॉट एक्चुअल कीवर्ड यही लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कीवर्ड्स चेंज होंगे। रिक्वेस्ट को एंड करना ज़रूरी है। कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, थोड़ी देर में हम और चीज़ें भी देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन रिक्वेस्ट एंड करना ज़रूरी है। कीवर्ड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम ये एग्जैक्टली सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, जेसन भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कीवर्ड कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिस्पांस को एंड करना ज़रूरी है। वही ये सवाल है, ठीक है। हम यहाँ पे थे, हम कहते हैं कि भाई अब चल गया वापस, अब हम कहते हैं अबाउट। स्पेलिंग गलत है, पहले स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली पाथ नेम होता है। अब आप जब भी इसके अंदर सर्वर में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए? सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा सर, हमने नोट डाउन देखा था ग्राफ यूआर में। हाँ, वो राउट की स्पेलिंग कुछ भी गलत दिखो उससे खैर राउट मिलना तो चाहिए ना हमें। अभी हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर होता क्या है। HTTPS भी बना सकते हैं आप लोग। HTTPS के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, तो कोई नई बात है नहीं इसमें। रिक्वेस्ट सर इसमें URL होता है, ऐसा नहीं होती होगी ना सर, मतलब URL होता है सिर्फ हमारे अपने .url। ठीक है, अब इसको मैं चेंज किया, दोबारा रीस्टार्ट, रिफ्रेश, तो ये देखें URL मिल गया। अब मैं क्या यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ? रिक्वेस्ट तो 200 डिपेंड करेगी उस पर। अब हम कहते हैं कि इफ रिक्वेस्ट डॉट URL इक्वल्स टू क्या देते हैं स्लैश अमाउंट 1938 में और इसको मैं कहती हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? यस सर, 77 लेकिन सर अगर वो होगा, अगर चेंज होगा तो रिस्पांस नहीं करेगा। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए? सर कंटेंट टाइप चेंज कर दें, मतलब प्लेन टेक्स्ट की बजाय ना HTML कर दें। इसको कुछ भी कर सकता है, इसको मसला ही नहीं। ये तो सारी चीज़ आपके हाथ में है। और यहाँ पे कहते हैं अननोन। सर यहाँ पे रिस्पांस डॉट एंड रिटर्न का काम कर रहा है कि यहाँ पर अगर इफ चल जाएगा तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा कोड। यस एग्जैक्टली। अच्छा, हमने अबाउट लिखा है ना, ठीक है। डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा अननोन, ठीक है, क्योंकि अबाउट की स्पेलिंग गलत है। अबाउट अस। अब मैं होम लिखूँ तो क्या होम आएगा? होम नहीं है, सर्वर बंद हो गया। सर्वर क्यों बंद हुआ, ये सवाल है पहला मेरा। सर्वर बंद नहीं होना चाहिए। होम अननोन अबाउट, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा है। अब खुद सोचे, अब मुझे ये बताएं थोड़ी देर के लिए, जब हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो API राउट्स तो बहुत सारे होते होंगे ना? यस सर, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। application/json। यस सर, वो एक चीज़ मैंने पूछी थी, अभी जो हम भेजा ये तो HTML के तौर पे हमें रिसीव हो रही है, ठीक है, लेकिन जैसे API के रिस्पॉन्सेज में JSON डेटा आता है और वो HTML नहीं आता, वो कैसे करेंगे? वापस बोलिए, सॉरी सवाल वापस पूछिएगा प्लीज। पर ये
जो जो आप आप कर जैसे रहे हैं यही सवाल है। वो हम जेसन का कीवर्ड यूज करेंगे तो वो जेसन अभी आते हैं, उस पे आते हैं। वो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे से करनी है, हमें आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अबाउट API, तो ये देखो आपके पास जेसन भी आना स्टार्ट हो गई है। खैर अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अब थोड़ा मुश्किल सवाल ये है कि मेरे पास अगर 15, 20, 25 राउट्स हैं तो मैं क्या करूँगा? सिंपल नोड.js यूज करना तो Express एक use लगाना करें। पड़ेगा, वरना एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली राउटर मिलता है हमें। असल में अगर Node.js यूज करूँगा ना तो उसका यही तरीका है। अब मज़े की बात पता है क्या है? अगर यहाँ पे मैं अगर कोई HTML डाल दूँ, ठीक है, अगर मैं HTML की बात कर रहा था ना, ये तो थोड़ी देर के लिए अगर इस तरीके से सोचे तो आप मुझे बताइएगा अब क्या होगा। थोड़ा सा मुश्किल करके देता हूँ आपको। सर ये जो स्टेटस कोड है हमारा, तो ये हम प्लांट साइड पे कैसे भेज सकते हैं? बता सकते हैं कि क्या एरर क्या है? ये यहाँ से होता है ना, बता दूँ, वो भी बता दूँगा। 2 मिनट दें मुझे। सबसे पहले जो एक मुश्किल सवाल है वो कर लूँ, फिर ये आपको स्टेटस कोड वाला तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लेट्स से इमेज, ठीक है। इमेज भी हमारे सर्वर से ही आ रही है और सर्वर पे हमारे पास आती है /image1, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं .jpeg और ये इमेज, ठीक है, ठीक, व्हाट एवर डू इमेज। अब क्या होगा ज़रा ये बताएं। अब कोई भी रिक्वेस्ट लेट से थोड़ी देर के लिए उसको इमेज की रिक्वेस्ट बना देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा काम हल्का सा आसान हो जाए। हम कहते हैं कि प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है और ये इसकी बैलेंस माजरत के साथ थोड़ा सा इग्नोर ही कीजिएगा। इसको कट कर देता हूँ और इधर वही कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमारे पास है टैक्स का। चलें अब मुझे बताएं अब क्या होगा। जी जवाब चाहिए मुझे। प्रोडक्ट पर सर हमारे पास div render होगी चाहिए। सर लेकिन इमेज वो जो है जो फ्रंट एंड का URL होगा वहां से उठाने की कोशिश करेगा। सही है। असल में ये वाली भी जो रिक्वेस्ट है ना ये भी सर्वर पे ही आएगी। चले देखते हैं। ये देखें मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। रिक्वेस्ट चाहिए होगी, हम चलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर PRODUCT। चलें ये देखें। अब ज़रा आप रिक्वेस्ट देखते हैं क्या आया हमारे पास। फिर ये आपने नीचे वाला कोड इसमें नहीं लिखा हुआ, वो ये दोनों चल रहे हैं इसीलिए बंद हो रहा है। ये जो लास्ट वाला कोड है ना ये हर केस में चल रहा है इसलिए बंद हो जाता है सर्वर। तो लास्ट में चला लेते हैं। हो गया, इसको हम कह देते हैं else if। अब मसला सॉल्व है, चलाते हैं बस। चलिए इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब चलते हैं हम इसके रॉक्स के ऊपर। ये देखें ये इसकी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे लेने आया। तो अब क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई थोड़ी देर के लिए सोचे अगर मुझे क्या करना है तो मैं आपका बना दो एक थोड़ी क्लास बी। अच्छा अब देखा आपने प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोडक्ट का पेज तो आया लेकिन इसके अंदर भी एक और रिक्वेस्ट थी /image की। तो अब क्या करना पड़ेगा? एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट हैंडल करनी पड़ेगी किसकी, इस इमेज की। और उस इमेज के अंदर मैं इसको दे दूँ कहीं से भी यहाँ पे एक इमेज हो वो मैं इसको वापस फॉरवर्ड करूँ। क्या ये
वैसे तो तरीका तो सही है, लेकिन आप सोचें कि क्या अगर इसी तरीके से मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मुझे कितनी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। बहुत सारी मिलियन में हो जाएंगी रिक्वेस्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से हर एक रिक्वेस्ट को, ये तो सिर्फ जेपैग आया था, इसके बाद आपके पास CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, तो आप सोचें कि हर एक CSS की रिक्वेस्ट आपके पास आएगी, जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट आएगी। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे आपने एक स्टैटिक का फोल्डर बनाया। अब ये वाला फोल्डर स्टैटिक का मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ? स्टैटिक तो यूजुअली तो हम फ्रंट एंड पे बनाते हैं। सवाल है, ये भी अब जवाब चाहिए। सर ये हम CSS और HTML को सर यहाँ से मतलब सर्वर पे हैंडल कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड पे भी तो हम स्टैटिक का फोल्डर बनाते हैं, तो फिर उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई बताएगा मुझे? सर फ्रंट एंड चलता है ब्राउजर में, और ये जो बैक एंड से डाटा ही फ्रंट एंड की तरफ जाएगा, फ्रंट एंड के पास खुद डाटा तो नहीं ना आ जाता। ज़बरदस्त, यही वाली बात है। तो फ्रंट एंड पे जो डेटा अगर हमें खुद वहीं से लेके वहीं शो करना होता है, तो इसलिए हम स्टैटिक बनाते हैं ताकि हम वहीं से उसको शो कर सकें। ठीक है, अब सर्वर के ऊपर स्टैटिक बनाने का फ़ायदा ये होता है कि यूजुअली आप जो सारी चीज़ें डिप्लॉय करते हैं वो करते ही कहाँ पर है? सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे ना। तो इस सर्वर का मकसद ही यही है, यहाँ से स्टैटिक लेके वो आपको फॉरवर्ड करता रहता है। ठीक है, लेकिन अब भी मसला वही आ रहा है कि एक एक रिक्वेस्ट के लिए हमें फिर सब जगह से हर एक की रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। या तो मैं एक वो बना लूँ कि भाई जब भी static.jpeg आ जाए तो इसको कहाँ पे मूव कर दो? स्टैटिक के अंदर कोई एक फोल्डर बना लिया आपने इमेज, तो फिर वो वहाँ से उठा के दे देगा। ये पॉसिबिलिटी तो है। सॉरी, लेकिन आप खुद सोचें कि ये आपको कितनी रिक्वेस्ट हैंडल करनी पड़ेगी। तो ये Node.js का कोर मॉड्यूल है। अगर आप Node.js के साथ कोर मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे तो फिर ये तरीका है इसका। ठीक है, लेकिन ये आसान है या मुश्किल है? अभी तक तो है आसान है, लेकिन सर मुश्किल है क्योंकि आपको और एक और चीज़ ना, एक चीज़ का और ख्याल रखें कि आपको हर चीज़ यहाँ पे किस में चलानी पड़ेगी? कंडीशंस के अंदर। एक एक रिक्वेस्ट अब हो सकता है कि कुछ हो, अगर कोई भी मसला होगा तो सारा कोड अगर आप गौर से देखो तो एक ही फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए ये है कि मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट बनाऊँ। अच्छा, मुझे अगर इसको थोड़ा सा बेहतर करना हो, मुझे पता है ये तरीका गलत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर यही कोड है मेरे पास, अब बेहतर करना तो क्या करूँगा? फंक्शन बना देंगे अलग। ये तरीका गलत क्यों? क्या ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो क्या इस तरीके से हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं? ठीक है, कोड क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हैंडल करना, हर एक को हैंडल करना हमारे लिए थोड़ी सी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? एक्सप्रेस.js। ठीक है, अब ये देखिए कितना आसान है। कितना आसान है किस सेंस में, अभी हम देखते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जब मैंने ये HTTP का मॉड्यूल यूज़ किया तो क्या मुझे इंस्टॉल करना पड़ा इसको? नो सर, बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन मॉड्यूल है। ये बिल्ट इन मॉड्यूल है Node.js का, इसलिए हमें ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। ठीक है, और Node.js के जो बिल्ट इन थे वो मैंने आपको पहले दिखाया था, जिसमें फाइल सिस्टम। कोई बात नहीं, कोई बात। तो क्या ये हमें एक्सप्रेस में इंस्टॉल करना पड़ेगा? एक्सप्रेस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, यस, क्योंकि एक्सप्रेस Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है। अब ये देखिए एक्सप्रेस का यूज करने का तरीका ये है। अब ये देखिए कितना आसान है, देखने से पता चल रहा है कि पढ़ने से पता चल रहा है कि होगा क्या यहाँ पे। अगर मैं /get की रिक्वेस्ट करूंगा किसके ऊपर, सॉरी स्लैश की रिक्वेस्ट करूंगा गेट, तो ये मुझे ये रिटर्न कर देगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब देखें, इसमें API बनाना बहुत आसान है।
आपके राउट्स डिफाइन करना बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है। अब देखते हैं इसको। Node.js का कोड तो नहीं चाहिए ना, वो तो मैंने सारा कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, तो आपको मिल ही जाएगा, वरना मैं कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ इसके गेटअप की रेपो बना के, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इसको हम कह देते हैं http और एक और फाइल बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं। अच्छा जी, तो अब सवाल है आप लोगों से, जल्दी से बताएं कि कैसे इंस्टॉल करूं एक्सप्रेस को। npm init -y करके पहले तो पैकेजेशन बनाना होगा सर npm install express। बिल्कुल, लेकिन npm इंस्टॉल एक्सप्रेस से पहले आगे सर बता देगा npm init-y। असल में मसला ये है कि मैं डायरेक्ट जैसे हम लोग रिएक्ट के अंदर करते हैं ना, डायरेक्ट हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करना लगते हैं, तो मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकता हूँ। पहला सवाल ये है कि डायरेक्ट जैसे मुझे एक्सप्रेस नहीं कर सकते सर, डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, पैकेज जैसे नहीं है, पैकेज जैसे नहीं है। क्या रिएक्ट के अंदर मेरे पास पैकेज जैसे मिलती है? जी सर वो मिलती है, क्योंकि जैसे हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहीं पे आपको डायरेक्ट वो एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी पैकेज जैसे मौजूद होती है, तो आपको पैकेज जैसे इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। करूँगा तो हर चीज़ को जल्दी बना देगा। अगर मैं -y नहीं करूँगा तो ये क्या करेगा? सवालात पूछेगा, नेम, डिस्क्रिप्शन थोड़े से करेगा। यस, तो अब हम कहते हैं सेव एक्सप्रेस। अब तो सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नए मॉड्यूल नए वर्जन के अंदर जैसे -i करके इंस्टॉल करते हैं तो वो सेव भी कर देता है पैकेज जेसन के अंदर। लेकिन मैं अभी पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ उसमें? सेव। कि जेसन के लिए आपने कौन सी कमांड रन करी थी सेव करवाने के लिए, सॉरी इनिशियलाइज कराने के लिए? init, npm init। -y करेंगे तो कुछ सवाल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फाइल बना के दे देगा। -y नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेगा? आपसे सवाल पूछेगा, जैसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ लिया, डिस्क्रिप्शन पूछेगा और छोटी छोटी चीज़ें पूछेगी। अच्छा जी, तो ये मेरे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बन चुके हैं। ठीक है, चलो अब मुझे कौन सी फाइल रन करने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली एक्सप्रेस वही 3000 पोर्ट पे चल रही है मेरी। मैंने इसको पहले स्लैश पे चला के देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया, और स्लैश की जगह अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ अबाउट तो क्या होगा? नॉट फाउंड। ठीक है। अच्छा, किसी का एक रिक्वेस्ट भी थी कि ये जो हमारे पर रिक्वेस्ट आ रही हैं उसके बाद, अच्छा अब ये देखिएगा, अब मैं जितने भी राउट्स बनाना चाहूँ बिल्कुल आसानी से बना सकता हूँ। ये स्लैश का था, ये अबाउट का बना लेते हैं और उसमें रिस्पॉन्स कर देते हैं क्या अबाउट। अब यहाँ पे एक राउट बना देता हूँ API/प्रोडक्ट थोड़ी देर के लिए। तो क्या राउट हमें हर दफा स्टैटिकली डिफाइन करने पड़ेंगे सर? जी, एप्लीकेशंस के अंदर राउट तो आपको बताने पड़ते हैं ना दोस्तों। API प्रोडक्ट बना ली। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे दो मेरे पास राउट्स बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है और ये हम कह देते हैं हेलो वर्ल्ड लास्ट, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताइएगा कौन सा वाला चलेगा, कौन सा चलेगा दोस्त? पहले में लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड फर्स्ट और नीचे वाले लिखा हुआ लास्ट। पहले वाला चलेगा। लास्ट चलेगा सर, पहले वाला लास्ट चलेगा सर, फर्स्ट वाला चलेगा। अबाउट वाला फर्स्ट वाला चलेगा, लास्ट नहीं चलेगा क्योंकि सिंगल थ्रेड और सिंगल यहाँ से चल। यस, ये जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा तो जो भी इसको पहला मिल जाएगा वो उसी को चलाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो लास्ट वाले की वैल्यू नहीं है इसमें, अगर लास्ट में अगर आपने ऐसे ही कोई राउट गलती से डिफाइंड हो गया तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले अगर ऐसे कोई डिफाइंड है तो नहीं चलेगा। अच्छा, अभी हमने बनाया हुआ है API/प्रोडक्ट, वो भी देख लेते हैं। अब ये देखें डायरेक्ट JSON रिस्पॉन्स करेगा एप्लीकेशन API/प्रोडक्ट। ये देखें
जेसन आ गई पूरी, ठीक है। और हमने एक और बनाया था अबाउट, तो अबाउट तो चलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये इस तरीके से मेरे पास जेसन इस तरह फैंसी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई शायद प्लगइन यूज़ किया हुआ है जिसकी मदद से जब भी जेसन आता है तो उसको इस तरीके से थोड़ा सा खूबसूरत करके दिखा देता है, वरना तो आपके ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो वो फैंसी होती है जेसन पार्ट की, बिल्कुल। हाँ, कोई एड ऑन है ये वैसे, हाँ पार्ट्स भी है, लेकिन यूजुअली तो डेफिनेटली जब आप API कॉल करते हैं तो ये। अच्छा, इसके अंदर अब आप इसके अंदर गौर से देखें तो सारी रिक्वेस्ट हमारी किसकी है अभी तक? गेट की सर। हाँ, एक चीज़ हम वहाँ पे भूल के आ चुके हैं Node.js के अंदर। यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिलती है, क्या मिलती है? रिस्पॉन्स नहीं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड। मेथड में ये बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट किसकी है, गेट की है, पोस्ट की है, पुट की है या डिलीट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी रिक्वेस्ट हैंडल की है वो कौन सी हैंडल की हैं? गेट की, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या यहाँ पे मैं पोस्ट और पुट की डिलीट की रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे लाइक कुछ इस तरीके से एक और लगा के आप कह दें रिक्वेस्ट डॉट मेथड, और मेथड के अंदर क्या होना चाहिए आपके पास? लेट्स से पोस्ट, ठीक है। तो अब जब तक API पे पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी जब तक ये वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। खैर मेथड था, तो अब यहाँ पे देखिए मेथड बताना बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे हम ऐप का गेट का मेथड बता रहे हैं, मैं कहता हूँ यार जब भी ये आए और इस पर हमारे पास पोस्ट का मेथड हो ये, तो मैं इसको कहूँगा रिसीव ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट। अब सवाल है कि ये रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करके देखूँगा पोस्ट की। मैंने चेंज किया है तो डेफिनेटली मुझे सर्वर को टर्मिनेट करना पड़ा, और ये करना। इसको हम वो भी कर सकते हैं कि हर दफ़ा इसको मुझे टर्मिनेट करना ना पड़े और नोड बूट कर ले। एग्जैक्टली, अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। पहले तो ये बताएं कि ये क्या सीन है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? सर इसके सर पेलोड में सेटअप पास करना। इसके लिए डेफिनेटली आपको कोई ना पोस्टमैन या कोई इस तरीके से और कोई API। ये दोबारा बताइएगा हमने क्या किया है। ये पोस्ट किया ना रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जब जाएगी अब ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा? जब स्लैश की पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, ये वाली स्लैश की गेट की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी। अच्छा जी, जल्दी से ये चल जाए तो फिर इसको भी रन कर लेते हैं। सर थंडर क्लाइंट से भी तो कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे क्लाइंट्स बहुत सारे मौजूद हैं। क्लाइंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं अपनी इस जावास्क्रिप्ट से भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, कोई बता सकते हैं जल्दी से? यहाँ से भी कर सकता हूँ इस रिक्वेस्ट को। पैच, यस एग्जैक्टली, पैच को यूज़ कर ले। किस तरीके से होता है देख लेते हैं। पैच पोस्ट, ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई आपके सामने पैच की। ये देखें, ये गेट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और ये फ्रॉम यूज करेगा उस तरीका। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए हमें डेफिनेटली कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं फ्रंट एंड पे भी कर सकता हूँ। ये रहा, ये पूरा अगर मैं कॉल कर लूँ मुझे पूरी रिक्वेस्ट हो जाएगी। देख लेता हूँ फ्रंट एंड पे भी करके जल्दी से। पहले ये मेरी रिक्वेस्ट, ये क्या बस कर दिया तो आपको नजर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा भाई मेरे पास? लोकल पाथ। यस, स्लैश पे क्या हुआ है ना, मैंने शायद पोस्ट, जल्दी से देख लेता हूँ। हाँ, स्लैश पे पोस्ट पता नहीं है क्योंकि मैंने डेटा यहाँ पे दिया ही नहीं है। नल दे देता हूँ, वरना तो डेटा भी मिलेगा, अभी वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स और डेटा है।
प्रॉमिस पेंडिंग क्यों है? चल तो रहा सर एसिंग का वेट हमें आई थिंक यूज आपने करना एसिंग लगा दें क्योंकि ये प्रॉमिस पेंडिंग पे ही रहेगा। होगा। एसिंग का वेट अगर यूज करना तो पेंडिंग पे है। वही नहीं यार, खैर पोस्ट पर जल्दी खुला हुआ है हमारे पास, जल्दी से इसी को देख लेते हैं। जल्दी स्मार्ट है ये, हमने रिक्वेस्ट कर ली, मैंने शायद कॉपी किया होता, पेस्ट कर देते हैं। स्लैश की रिक्वेस्ट है, पोस्ट की जगह कर देते हैं, गेट की जगह कर देते हैं पोस्ट। डेटा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स ये आ गया, ठीक है। रिसीव होम पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ से आप इसके अगेंस्ट में आप एपीआई भी भेज सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी भेज सकते हैं। एपीआई से मतलब कि जेसन भेज सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की या व्हाटएवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आ सकते हैं। तो ये देखिए गेट पोस्ट को डिलीट करना आसान बहुत ईजी है यहाँ पे। अब डेफिनेटली हाँ बोलिए भैया, पोस्टमैन पे क्या हुआ है समझ नहीं आई। पोस्टमैन पे वही रिक्वेस्ट की ना मैंने, ये मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया, यहाँ पे मैंने इसको मेथड बताया कि कौन सा मेथड कॉल करना है पोस्ट का, और ये सर डेटा दे दिया मुझे, ये रहा। सर पोस्ट और पुट का डिफरेंस बता देंगे प्लीज थोड़ा सा। पोस्ट यूजुअली यूज़ किया जाता है जब हमें कोई चीज़ ऐड करनी है, और पुट उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमें कोई चीज़ अपडेट करनी है। सर एक परफॉर्मेंस का क्वेश्चन था। जी जी सर ये अक्सर पूछा जाता है कि नोड को हम बड़ी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नोड को हम कर सकते हैं, क्यों नहीं, चल रही है बहुत सी बड़ी एप्लीकेशंस। यार लेकिन वो एक साइड से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नोड जो है ना मीडियम स्केल तक यूज़ होता है, उसके बाद आप बड़ी जितनी भी एप्लीकेशन है, या वो बैकएंड जावा पे चल रहा है, या PHP पे चल रहा है, या पाइथन पे चल रहा है, नोड को कोई यूज़ नहीं करता। तो इस बात में क्या चाहिए उनसे, जब मैंने पूछा वो कह रहे परफॉर्मेंस इशू है, परफॉर्मेंस की नोड किस तरह है, जिस तरह जावा की या पाइथन की। यार असल में देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना, वो मसला वहाँ पे आता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर मुझे ये सिंपल सा यही वाला काम है कि मुझे डेटाबेस से डेटा लेना है और उसको देना है, तो नोड एप्लीकेशन इज़ गुड, ठीक है। हाँ, जहाँ पे आपको ये आ जाता है कोई इंटेंसिव काम करना पड़ जाए CPU का, कि यार ये कोई रिक्वेस्ट आती है, फिर इसको मुझे आइटरेट करना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद फिर मुझे उसको रिस्पॉन्स देना है, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर हमें सोचना पड़ता है कि यार फिर हम क्या करें। या तो फिर नोड जेएस को यूज़ करना है, तो फिर हमारे पास स्टैक्स के अंदर फिर वही आर्किटेक्चर लेवल वाली चीज़ आ जाती है कि जब मेरे पास एक काम आता है, API से रिस्पॉन्स आया, डेट से मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ जो यूजुअली इंटरव्यू में लोग पूछते हैं। और सर ये भी बताइएगा ये कि सब- मिडलवेयर नोड.js में हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कैसे हमें पता चलता है कि मिडलवेयर हमें यहाँ पर यूज़ करना है। मिडलवेयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, चैलेंजिंग। नोड एक है मेरे पास, एक है ऑथ होगा, ऑथ होने के बाद एक हम थर्ड पार्टी पे जाते हैं, थर्ड पार्टी API कॉल करते हैं, वहाँ से कोई डेटा आता है, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, जो कि प्रोसेस हमारा मिनिमम ले लेता है 10 सेकेंड, थोड़ी देर में पोस्ट करते हैं, और उसके बाद हमें फिर रिस्पॉन्स करना है। अब मुझे ये बताएं, ऐसा कोई काम है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सर सेट टाइम आउट यूज कर सकते हैं क्या? ये CPU में से भी हो ये जाएगा। जो प्रोसेसिंग है ये CPU इंटेंसिव है। तो पहला सवाल क्या है, ये इसके लिए मैं नोड ही यूज करूं या कोई और? नोड जैसे हो जाएगा सर। देखें सिंपल सी बात है ऑथेंटिकेशन में
नोड यूज़ कर सकता हूँ, सही तरीके से चलेगा क्योंकि एसिक काम हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करने में भी एसिक चलेगा, कोई मसला नहीं सर। मसला यहाँ पे आता है, एम आई राइट? जी सर, ये सीपीयू को क्या बिजी करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं ये वाला जो काम है टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसको मैं कहाँ पे लेके चले जाऊँ? सर्वरलेस फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पे जब थर्ड पार्टी एपीआई से रिस्पांस आ जाए तो मैं यहाँ पे सर्वरलेस का फंक्शन कॉल करूँ, ये भी वापस क्या हो जाएगा? एसिंग हो जाएगा। जैसे ही रिस्पांस आएगा आप क्लाइंट को रिस्पांस कर सकते हैं। जी सर। तो बताएं मुझे, क्या ये काम Node.js से पॉसिबल है? यस सर। सर सही है ना? एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा होता है ना, तो उसने यही पूछा था कि आप जो है ना नोड को, ठीक है हमें नोड का ही डेवलपर चाहिए, लेकिन अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर बड़ी एप्लीकेशन है, बड़ी एप्लीकेशन में तो नोड नहीं है। आप कोई भी जो है ना आरएमएस सिस्टम है उठा के देख लें, या जावा पे चल रहे हैं या पाकिस्तान में डॉटनेट पे चल रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में ज़्यादातर जावा पे चल रहे हैं, और अगर आप बाहर चले जाएँ तो वहाँ भी यही है, लेकिन पाइथन बहुत ज़्यादा पाइथन वगैरह है। यस यस जी। तो कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की इन्वायरमेंट की बात करें या इंडिया की इन्वायरमेंट की, तो वो तो करें ASP.NET, वो नोड को यूज़ नहीं कर रहे। मैं कहता सर मे बी परफॉर्मेंस इशू। तो सर फिर ये मतलब बात ठीक है ना कि बड़ी एप्लीकेशन के नोड को हम यूज़ करके, उसमें तो बड़ी एप्लीकेशन में तो यूज़ करना पड़ेगा ना हमें सीपीयू ठीक ठाक। बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है ना बड़ी एप्लीकेशन से मतलब क्या होता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी एप्लीकेशन बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, मैं यूजर्स, यस एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर आप आर्किटेक्चर ऐसा यूज़ करोगे ना दोस्त, मसला ये है। असल गेम सारा आर्किटेक्चर की। अब ये लोग जो बैंकिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं वो कहते हैं हमें अपना सर्वर चलाना है, दूसरा सर्वर ही नहीं चलाना, है ना। बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये आपको शायद पता हो कि जैसे कोई भी इस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं बैंकिंग सेक्टर वाली, तो वो लोग कहते हैं कि आपका सर्वर आपके पास होना चाहिए, आप किसी क्लाउड पर नहीं रख सकते। तो डिपेंड करते, वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर सारी चीज़ें डिपेंडिंग आ जाती है ना एप्लीकेशंस की, मतलब फैक्टर्स होते हैं ना बहुत सारे। अब आपको पता है कि जब आप बैंकिंग सेक्टर पे एपीआई यूज़ करोगे तो अब फिर वहाँ पे भी वही वाली बात है कि जो आप फिर मिक्स एंड मैच चलाना पड़ता है। यस सर, ये बड़ा प्रॉब्लम है। यकीन कीजिए, वो इंटरव्यूअर अक्सर कहते हैं देखिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट होते हैं मुख्तलिफ कंट्री से, एक टेक स्टैक में काम कर रहा है, दूसरा, और बात का टीम्स बनी होती हैं उसमें 10 टीमें काम कर रही होती हैं बड़ी एप्लीकेशन पे। वो एक टीम पाइथन पे काम कर रही है, एक जावा पे कर रही है, एक नोड पे कर रही है। तो सर वो किसी वक्त कोई डाटा टेस्टिंग के लिए भी चाहिए होता है, तो वो कहते हैं वो आप वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर इनको कैसे हैंडल किया जाता है? यार ये बहुत इजी है, जब टीम्स आपके पास ऐसी होती है तो फिर आपका रिसोर्सेज भी वैसी होती है ना, ये गेम होता है। असल में वही कह रहा हूँ ना, सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच भी होती हैं। अब आप ऐसा नहीं है कि आप 100% कहोगे यार मैं, असल में मसला यही, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही जो आप .NET वाले कह रहे हैं ना, .NEट वाले किसी और पे शिफ्ट होना नहीं चाहते। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि .NEट वाले दूसरी स्किल्स के ऊपर मूव ही नहीं होना चाहते। ये मैंने देखा हुआ है, मेरे दोस्त यार हैं जो टेक्सटाइल्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो .NEट पे हैं, मेरे साथ के हैं, और वो .NEट पे हैं और अभी तक .NEट पे ही हैं। वो लोग अपनी एप्लीकेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सर वो आगे से दलीलें दे रहे हैं काफी खतरनाक किस्म की, क्योंकि मेरे भी एक दो दोस्त हैं, तो वो उनको मैंने कहा यार वो कहते देखे सर, वो कहते हैं ना ये पाइथन सर समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एप्लीकेशन कुछ चल रही होती है कि मूव भी करने का दिल नहीं करता, मतलब उस एनवायरनमेंट में उस कंपनी का, क्योंकि सर रहते थे जो ना आप कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं या Node.js पढ़ रहे हैं, तो हम वो चीज़ जो है ना हम उसी पे भी रहते हुए वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम जो है वो मूव क्यों हो, क्योंकि मैं भी ASP पे काम करता हूँ, तो मैं ये मूव होना नहीं चाहता था। तो जाहिर बात है मुझे एक प्लेटफॉर्म के पास सारी चीज़ें मिल रही हैं, मैं सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में कर सकता हूँ, तो मैं मूव क्यों हूँ किसी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल, देखें अब .NEट वाले कुछ बहुत सी .NEट की एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि उसमें चलती हैं, वो चलती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, क्योंकि आपका जो Node.js है ना वो आपके हार्डवेयर तक नहीं पहुंचा अभी तक। वो IoT की मदद से और कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से वो गया हुआ तो है ज़रूर, लेकिन अगर अब मैं अपनी कोर एप्लीकेशंस की बात करूं, वेब एप्लीकेशंस की, और इस तरीके से देखता हूं, तो वो मैं हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाता सही तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। अब कर सकता हूं कुछ हद तक, लेकिन वो भी 100% नहीं है। लेकिन जब मैं .NEट वगैरह की बात करता हूं तो वो .NEट हम
हमारे हार्डवेयर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब फिर बात वही है ना, मिक्स एंड मैच में वही कह रहा हूँ, मिक्स एंड मैच फिर चलता है। जैसे बहुत सी बड़ी एप्लीकेशंस जैसे हैं ये है आपकी उबर करीम है, वो भी डेटाबेस को मिक्स एंड मैच चलाती है। मिक्स एंड मैच से मतलब कि कुछ डेटा आपका रिलेशनल पड़ा हुआ होता है, कुछ डॉक्यूमेंट डीबी में पड़ा हुआ होता है। तो यही एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप एक चीज़ पे 100% स्टिक नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान में स्टिक ASP.NET पे बहुत लोग स्टिक हैं, मैंने ठीक ठाक बड़ी बड़ी कंपनीज देखी हैं, वो कोई और काम करने को तैयार नहीं है। वो कहते भी नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि उनके लिए हैक्टिक है, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे। वो ये वही वाली बात है कि जो अगर आप मैं 10-15 साल पुराने किसी डेवलपर के साथ बात करूं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, अभी हमारी एक बात चल रही थी किसी उसके साथ हॉस्पिटल के साथ। अब उनका पूरा जो है वो ओरेकल के ऊपर मौजूद है। अब हम उनको सजेस्ट कर रहे थे कि भाई तुम क्लाउड के ऊपर आ जाओ, या कुबरनेटिस का सर्वर बनाया, हमने उनको सर्वर भी बना के दिया। वो लोग टेस्टिंग कर तो रहे हैं, अच्छी बात है कि इतना तो उन्होंने किया, लेकिन वो लोग रिजिड थे, कह रहे नहीं यार हमें ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। हम कह रहे हैं कि भाई आपको अपडेट होने की ज़रूरत है, आप ओरेकल पे चल रहे हो, अब ओरेकल के बंदे आपको मिलेंगे नहीं, मुश्किल है इतना, तो आप क्या करोगे? वो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे नहीं अभी ये उनके पास जो बंदे पड़े हुए हैं वो 12-12, 15-15 साल पुराने बंदे पड़े हुए हैं। अब वो लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो अब क्या कर सकते हैं ये बताओ। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की, फिर उनको सारी चीज़ें, हाँ वो बॉक्स से बाहर आना ही नहीं चाह रहे ना। लेकिन सर क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसे .NET या ये चीज़ें क्या मतलब पीछे हैं ऐसे नोड वगैरह से? पीछे मैं नहीं कहूँगा, .4 आ गई है और उसमें भी यूनिवर्सल वो उन्होंने डेवलपमेंट कर दी हुई है मोबाइल के लिए और इसके लिए, तो उसको फिर किस तरह से आप पीछे तो नहीं कहता। देखिए हर एप्लीकेशन का अगर है तो उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, ठीक है। हाँ मैं जो PHP की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर ज़्यादातर एप्लीकेशन PHP पे बनी हुई होती है। एप्लीकेशन से मतलब कि वेबसाइट जो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इंटरनेट के ऊपर जितनी भी स्टैक पड़े हुए हैं, तो अगर आप सबसे ज़्यादा निकाल के देखो स्टैटिक्स आपको PHP के मिलेंगे। वर्डप्रेस और जुमला और इस टाइप की जो चीज़ें बनी हुई वो PHP पे बनी हुई है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा PHP नज़र आ रहा होता है। तो इट डजंट मीन कि वो सिर्फ PHP है। अगर आप इसके अच्छा चले छोटी सी इसकी एक आगे एक और बहस चलती थी किसी ज़माने में कि यार PHP इतना अच्छा है कि वो फेसबुक भी PHP यूज़ कर रहा है। अभी तो खैर उसके URL में सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं आती, लेकिन पहले आती थी। तो अब हाँ तो जो है तो उनको ये समझना कि मॉडिफाइड वर्जन, मैं वही कह रहा हूँ, वो जो PHP यूज़ कर रहे हैं ना, उसने PHP के पूरे वर्जन को मॉडिफाइड किया हुआ है। वो MySQL यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने MySQL के वर्जन्स को पूरा अपने पास मतलब समझ लें आर्किटेक्ट लेवल के ऊपर चीज़ें चेंज की हुई हैं, यूज़ कर रहे हैं। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि वो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने फिर उसके अंदर चीज़ें चेंज भी तो की है ना, फिर जाके वो। और मज़े की बात है कि की एग्जांपल लेते हैं तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ PHP यूज़ कर रहा है। वो PHP के साथ Node.js भी यूज़ कर रहा है, दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज़ कर रहा है, अलग अलग काम के लिए AI भी यूज़ कर रहा है। तो फिर एप्लीकेशन के अंदर वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे जिसकी नीड होती है फिर हम वहाँ पे उस चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं। अब सर, मैं सर लास्ट बात, उसके बाद सर टाइम हो गया, क्लास में खत्म करना होगी आपको। सर मैंने पूछना ये था कि हम एक चीज़ वर्ड यूज करते हैं स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। तो सर स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये था कि जो सबसे लेटेस्ट है, तो सर हम कैसे ये डिफाइन करते हैं कि कैसे रहेंगी, जैसे कि कौन सी लैंग्वेज अब ज़रा मतलब नीचे है और इसका यूज़ केस बहुत कम हो गया है, और कौन सी स्टेट ऑफ द आर्ट इन हॉट मार्केट चल रही है। सर इसकी डिफाइनिंग क्राइटेरिया असल में देखा ये जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हो वो ज़्यादातर पूरी उतरती है इन शॉर्ट, ठीक है। Node.js की अगर आप बात करें तो आपको इसका पता है कि अगर मेरे पास CPU इंटेंसिव काम नहीं है, सिर्फ API कॉल्स है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है। हाँ जहाँ पे मुझे लेट से अगर वो वाला काम आ जाता है, किसका काम यूजुअली जो काम कर रहा होता है YouTube वीडियो एडिटिंग वाला और ये सारे टाइप के काम होता है, तो उसमें तो CPU इंटेंसिव काम चाहिए, GPU चाहिए, तो डेफिनेटली वो Node.js से नहीं हो सकता। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं Node.js से सिर्फ जो अपलोड API जो रिस्पॉन्स आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो ले लूँ और फिर मैं आगे अपने चंक्स के अंदर पास करवा दूँ, दूसरे पाइथन की API को कॉल कर दूँ, वो अपना काम करके दे देगी मुझे वापस, मैं कॉल कर दूँ। पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल। तो सर जावा जो है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
यार जावा पे मैंने बिल्कुल ही काम नहीं किया हुआ, और जावा पे जो भी काम करता है वो फिर वही जावा पे ही रहता है, फिर वो किसी और पे मैंने इसको देखा नहीं है आज तक। सर ये नेक्स्ट किस तरह की वो है? सॉरी, लाइब्रेरी नेक्स्ट ईयर सर, ये फ्रेमवर्क जो है सर, ये एक्सप्रेस जेएस की बात कर रहे हैं जी सर। नेक्स्ट ईयर सर नेक्स्ट जेएस हाँ नेक्स्ट जेएस भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट जेएस क्यों अच्छा चलने से मतलब ये है कि वो काम तो वही कर रहा है। असल में होता ये है कि अभी हम एक्सप्रेस पे जो काम कर रहे हैं ना, एक्सप्रेस हमें कोई चीज़ नहीं बताता कि आपको यहाँ पे कंट्रोलर बनाना है, यहाँ पे आपके मॉडल्स होने चाहिए, यहाँ पे ये फाइल्स होनी चाहिए। एक्सप्रेस ओपन है, एक्सप्रेस कहता है जो भी करना भाई आप कर लो, ये मैं काम आपको परफॉर्म करके दे दूँगा। अब मसला जब आता है जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो जब डेवलपर ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, आप अपनी मर्ज़ी से फाइलें बना रहे हो, कोई और बंदा अपनी मर्ज़ी से फाइलें बना रहा है, कोई फाइल किसी और फोल्डर में डाल रहा है। अब जब मुझे वो वाली फाइल चाहिए तो मुझे पैटर्न ही नहीं पता कि भाई ये पूरी एप्लीकेशन का पैटर्न क्या चल रहा है, फिर मुझे फाइल ढूंढनी पड़ेगी। तो ये वही वाली बात है जब हम रिएक्ट जेएस यूज़ करते हैं। और एंगुलर की बात करूँ, एंगुलर आपको एक पूरा का पूरा एक समझे एक पैटर्न पूरा बना के दे रहा है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टरीज बनानी है, डायरेक्टिव बनाने हैं, यहाँ पे सर्विसेज आएंगे, यहाँ पे आपके व्यूज आएंगे, यहाँ पे आपके मॉडल्स आएंगे, तो लाइक दिस। और रिएक्ट जेएस के अंदर क्या ऐसी कोई चीज़ किसी ने बताई आपको? हर डेवलपर अपने हिसाब से कर रहा है जी सर। तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। एक्सप्रेस को ले लो और नेस्ट को ले लो। एक्सप्रेस ओपन है, आप अपने तरफ से कस्टमाइज करके काम कर सकते हो। नेस्ट वो है हाँ, यहाँ पे फिर आपको आप जब हम ये देखते हैं ना कि नेस्ट बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो जब भी हम कोई चीज़ ऐसी चीज़ देखें तो उसके वर्स्ट सिनेरियो भी देखने चाहिए। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि किस कंपनी ने नेस्ट को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, किसने छोड़ा जी सर। ये देखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा। मैं वही आपको कंसर्न्स बताना चाह रहा हूँ कि नेस्ट अच्छा है, आपको रैपिड डेवलपमेंट करने में बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब एप्लीकेशन बड़ी होती है और आप जब चाहते हो कि मुझे ये नहीं इस तरीके से नहीं, फिर उसको कस्टमाइज करके आगे से कुछ काम करना हो, तो फिर वो नेक्स्ट जेएस आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने दे रहा, तो वहाँ पे भी लिमिटेशन आती है। तो मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें है इश्यूज थोड़ा सा, थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं उसमें। यस, तो वही मैं कह रहा हूँ सर। मैंने डॉटनेट पे बनाया ना सी शार्प में प्रोजेक्ट, उसमें अब सीक्वल सर्वर ये सारी चीजें हैंडल करना बहुत इजी है, जैसे वर्डप्रेस के साथ बहुत इजी है। अब मेटावर्स भी तो सी शार्प की तरफ ही जाएगी, तो फिर दोबारा डॉटनेट की तरफ हो गई सर। नहीं, मेटावर्स में पाइथन है, आप उठा के चेक करें 90% पाइथन है मेटावर्स में सारी सर। चलें ये फिर हम कभी और डिस्कशन में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं उसकी तरफ गया नहीं हूँ, तो मैं उस पे आपको ज़्यादा कह रहे थे रस्ट सर, रस्ट भी आएगी बहुत स्पीड से ऊपर, C++ को वो सुना तो है, सुना तो है, बट टेक्स टाइम। बट सर मेटावर्स में लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्टअप, तो वो रस्ट और पाइथन को ही लेके चल रहे हैं, वो C++ इसकी तरफ जा ही नहीं रहे किसी और की तरफ। ट्रू, यूजुअली तो यही है। मैंने भी C शार्प का नहीं सुना ज़्यादा था, क्योंकि रस्ट वगैरह वही है ही, C++ का फ्रेमवर्क समझ लें, एक रैपर ही चला हुआ, तो वो है ही ऑलरेडी फास्ट। सर आप क्या रिकमेंड करेंगे हम ये करने के बाद, मतलब जो Web3 है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज़ करें, ब्लॉकचेन की तरफ जाएं या हम AI वगैरह की तरफ जाएं, किस तरफ आप कहते हैं? यार ये मैं अभी इस पे कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि मैं खुद अभी देख रहा हूँ। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह जो भी होगा। मेरा भी माइंड ऐसे, मैं भी क्या है ना, कुछ चीज़ें आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ तो कुछ चीज़ें कहीं और जा रही है, कभी कुछ और जा रही है, कभी कहीं और माइंड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ और फैक्ट एंड फिगर सामने आ जाता है। तो मैं इसीलिए अभी कोई कमेंट पकड़े और उसको 100% कर लें। हाँ, होना तो यही चाहिए ना, 100% कर लें बस, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या करेंगे हम। ऐसा ही 100%। सर मैं एक बात करना चाहूँगा सर, यहाँ पे ज़िया साहब की जब ये क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हुआ था ना प्रोग्राम, तो उन्होंने बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT सारे एक दूसरे के साथ कपली अटैच हैं। कि जब ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशन कोई बनती है तो उसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, अगर आप आर्टिफिशियल में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का इशू ये है कि हमें इस तरह की जो टाइप की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे। बहुत आसान है इंशाल्लाह, AWS के अंदर बहुत इंशाल्लाह सर। चलें आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट का इंशाल्लाह 10 बजे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। रेपो अपलोड कर दीजिएगा, मैं रेपो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह।
सर आज की क्लास में जो पढ़ा वो सर नोट जेएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कहाँ पे पढ़ा? मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, गिटहब का कोड भी शेयर कर दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा। सर लेक्चर्स मुकम्मल नहीं है। सॉरी क्या मुकम्मल नहीं है? सर क्वार्टर 3 था ना, उसके जो लेक्चर्स जो पोर्टल पे आपने दिए हैं वो मुकम्मल नहीं है, कुछ वीडियो मिसिंग्स हैं। मैं देख लेता हूँ, हाँ शायद मिसिंग्स हैं क्योंकि वो मैं देखता हूँ। चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइस। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। The recording has stopped.